पुस्तक 29 अध्याय 1 स्पेस टाइम डिस्क। गड़गड़ाहट। तलवार की रोशनी की एक लकीर अनुप्रस्थ नाली से होकर उड़ रही थी। रक्त बूंद से बचने के कौशल का उपयोग करते हुए जी निंग अविश्वसनीय रूप से तेज उड़ रहा था, लेकिन अनुप्रस्थ मार्ग बहुत लंबा था। उनके समूह को ब्राइट शो साम्राज्य से वैकल्पिक ब्रह्मांड तक उड़ान भरने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था। फिर भी अब तक निंग पहले की तुलना में दोगुनी तेजी से उड़ रहा था। मैं यहाँ हूँ। जब निंग ने आगे रोशनी देखी तो वह खुशी से उसकी ओर दौड़ा और उसकी ओर बढ़ा। जिस क्षण वह उड़कर आया, निंग को आभास हुआ सू यूजी। उसे अपने दूसरे असली शरीर के क्लोन का भी आभास हुआ। उसे उस प्राइमल ट्विन का भी आभास हुआ जो तीनों लोगों की रक्षा कर रहा था। मैं वापस आ गया हूँ। निंग हंसा। वह घर आ गया था। अंतहीन क्षेत्र, बैडलैंड्स क्षेत्र, एक साधारण अराजकता वाला ग्रह। फुश। इस अराजकता भरे ग्रह की सतह पर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह एक और सफेद वस्त्रधारी जी निंग थी। मुझे इस वैकल्पिक ब्रह्मांड की यात्रा से बहुत लाभ हुआ है। मैंने अब 5 सर्वोच्च दाव को एक साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि यह तलवार के दाव का असली शिखर नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही उस स्तर तक पहुंच जाऊंगा। निंग को कुछ समय से लग रहा था कि वह असली शिखर के बहुत बहुत करीब है। उसने त्रिपर्णी लोक में 6 लाख से ज्यादा त्वरित वर्ष बिताए थे और इस दौरान ये भावना और भी प्रबल होती गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है, लेकिन असल में वह धीरे धीरे अपने तलवार दाव में अनुभव जमा कर रहा था। जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंचता तो ये फूट पड़ता। अगर मैं दाव लॉर्ड बनना चाहता हूँ तो मुझे पहले अपने क्लोन के साथ एक होना होगा। मेरे क्लोन के लिए वास्तेवन पैलेस जाने का समय आ गया है। निंग मुस्कुराया, फिर आगे बढ़ा। फुफकार। उसने तुरंत अपने आसपास के अंतरिक्ष में एक छेद कर दिया। अब तक निंग की तलवार इच्छा अकेले ही उसके लिए एक अंतरिक्ष सुरंग खोलने में पूरी तरह सक्षम थी, जिससे वह एक अलग अंतरिक्ष सातत्य में प्रवेश कर सकता था और अंतरिक्ष में और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था। उसका असली शरीर और उसका क्लोन वास्तेवन पैलेस में पुनः मिलेंगे। ब्राइट शो किंगडम। 12 महलों में से एक तलवार महल। तलवार महल के कई विस्मयकारी पहाड़ों में से एक की चोटी पर स्थित एक संपत्ति के भीतर ये जागीर जी निंग की थी। चूंकि निंग अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए जागीर के दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए थे। जागीर के बगल में एक लकड़ी का घर था जहां फ्लिमफेई सू यूजी ने अस्थायी रूप से निवास किया था। जब से वह वैकल्पिक ब्रह्मांड से लौटी थी, वह यहीं रहती थी, निंग का इंतजार करती थी। गुरुजी। सू यूजी कमल मुद्रा में ध्यान कर रही थी, लेकिन उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। वह महसूस कर सकती थी कि जी निंग वापस आ गई है। पहाड़ की ऊंची चोटी। यह अनुप्रस्थ नाली का दूसरा छोर था। जब निंग नाली से बाहर निकला तो वह यहाँ प्रकट हुआ। कुछ ही क्षणों बाद बर्फ की पोशाक पहने 6 सींगों और सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। हेगेमॉन। निंग वापस आने की वजह से बहुत अच्छे मूड में था। जब उसने हेगेमॉन को अचानक प्रकट होते देखा तो वह बुरी तरह चौंक गया और जल्दी से झुक गया। तुम वापस आ गए। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान थी। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। तुम उस दूसरे ब्रह्मांड से लौटने वाले आखिरी इंसान थे। निंग दंग रह गया। ग्रेटजॉय, सोलविंड और बाकी लोग भी लौट आए। सबसे पहले आकियस पदक मुझे लौटा दो, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। हाँ। निंग ने जल्दी से आकियस पदक निकाला। अब यह उसके किसी काम का नहीं था, लेकिन सर्वशक्तिमान हेगेमॉन इसका इस्तेमाल भविष्य में अन्य विश्व स्तरीय साधकों को वैकल्पिक ब्रह्मांड में जाने की अनुमति देने के लिए कर सकेगा। ग्रेटजॉय, सोलविंड और बाकी लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया है कि वैकल्पिक ब्रह्मांड में क्या हुआ था। तुमने एक बार उनकी जान बचाई थी, जो कोई छोटी बात नहीं है। जैसा कि मैंने बहुत पहले कहा था, तुम जितना बेहतर प्रदर्शन करोगे, मैं तुम्हें उतना ही बड़ा इनाम दूंगा। सफेद दाढ़ी वाला आदमी मुस्कुराया। और मैंने सुना है कि तुम जेनेसिस लैंड्स के अंदरूनी इलाकों में भी घुसने में कामयाब रहे। ये भाग्य था, निंग ने कहा। ये किस्मत नहीं थी। सोलविंड, तुम और ग्रेटजॉय तीनों अंदर पहुंचने में कामयाब रहे। मुझे लगता है कि भविष्य में तुम तीनों ईस्टकल्ट और बर्टुलू के बराबर होगे, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। निंग मन ही मन हैरान थी। तो क्या ग्रेटजॉय भी अंदर तक पहुंच गया था? यह एक स्पेस टाइम डिस्क है जिसे मैंने खुद बनाया है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सफेद और काले रंगों के मिश्रण वाली एक अजीब सी डिस्क निकाली। इस स्पेस टाइम डिस्क का इस्तेमाल करके आप किसी भी खतरनाक स्थिति में स्पेस टाइम से बचकर निकल सकते हैं। इसमें एक गुप्त कला की शक्ति समाहित है जिसे मैंने खुद इसमें डाला है। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल के बाद इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे ये बेकार हो जाएगी। बोलते हुए उसने अजीब सी डिस्क निंग की ओर भेजी। निंग काफी उत्साहित था। वैकल्पिक ब्रह्मांड में जाने से पहले सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने कहा था कि अगर वह स्काईफायर ब्राइट शो की मदद करेगा तो लौटने पर उसे भरपूर इनाम मिलेगा। फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि इनाम इतना बड़ा होगा। स्पेस टाइम के दाव पर मेरी महारत को देखते हुए इस स्पेस टाइम डिस्क को सक्रिय करने के बाद आपका पीछा करने वाले बहुत कम लोग होंगे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। फिर भी आपको सावधान रहना होगा। प्रमुख शक्तियों के पास अनगिनत क्षमताएं होती हैं और कुछ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आपको डिस्क का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अभी भी सावधान रहना होगा। समझ गया, निंग ने आदरपूर्वक कहा। सम्राट मनीसील ने अपने शिष्य पर कितना स्नेह किया था, ये देखते हुए उन्होंने निश्चित रूप से अपने शिष्य को जीवन रक्षक खजाने प्रदान किए थे। और फिर भी उनके शिष्य की मृत्यु सम्राट ट्रिसिलक के हाथों हुई थी। हेगेमॉन, मैं कुछ समय के लिए ब्राइट शो किंगडम छोड़ना चाहता हूँ।
लेकिन निंग ने कहा, ब्राइट शो किंगडम के नियमों के अनुसार आमतौर पर किसी को केवल दाव लॉर्ड बनने पर ही जाने की अनुमति थी। अनुमति मिल गई, बस अपने तलवार महल के वुडफ्लावर से बात करो। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बाहरी दुनिया में यात्रा करते समय सावधान रहना। तुम अभी भी इतने कमजोर हो कि आसानी से मर सकते हो। बस अब तुम जा सकते हो। स्वीकार किया। निंग ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, फिर पास के स्पेसटाइम सुरंग का उपयोग करके पहले शाही महल की ओर वापस गया, फिर तलवार महल की ओर चला गया। निंग को जाते हुए देखकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने हल्के से सिर हिलाया। इन सभी नौजवानों को काफी फायदा हुआ है और डार्कनॉर्थ में सचमुच जबरदस्त बदलाव आया है। अब तो मैं भी मुश्किल से ही अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि उसका भविष्य कैसा होगा। ब्राइट शो साम्राज्य की महान रणनीति कुलीन वर्ग के निर्माण में निहित थी। ब्राइट शो साम्राज्य के दाव लॉर्ड औसतन दाव गठबंधन के दाव लॉर्ड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि उनकी संख्या भी बहुत कम थी। जहां तक जी निंग, बर्टुलू, ग्रेटजॉय और अन्य लोगों की बात है, वे कुलीन वर्ग के कुलीन थे, सर्वश्रेष्ठ। ब्राइट शो साम्राज्य स्वाभाविक रूप से उनकी सावधानी पूर्वक रक्षा करता था। निंग को धन्यवाद के तौर पर स्पेस टाइम डिस्क देना तो बस एक बहाना था। अगर उसके पास ये बहाना न भी होता तो भी हेगेमॉन इस बेहद प्रतिभाशाली बच्चे को एक सुरक्षा खजाना देने का कोई न कोई बहाना जरूर बना लेता। निंग तलवार महल के मुख्य द्वार पर खड़ा होकर उस खूबसूरत अग्नि वस्त्रधारी महिला को घूर रहा था जो प्रवेश द्वार के दूसरी ओर खड़ी थी। यूजी, निंग मुस्कुराया। गुरुजी। सु यूजी की आंखें आंसुओं से भर आईं। जेनेसिस लैंड्स की अपनी यात्रा से उसे वास्तव में बहुत लाभ हुआ था और उसमें काफी सुधार भी हुआ था। वह उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां वह जब चाहे डावलॉर्ड बन सकती थी। हालांकि वह निंग को लेकर बहुत चिंतित थी। जब वह स्वॉर्ड पैलेस लौटी तो वह शांत नहीं हो पाई और इसलिए वह अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाए। अब कम से कम उसने जी निंग को एक बार फिर देखा। अपने आप को देखो, तुम्हारा मालिक इतनी आसानी से नहीं मरेगा, तुम्हें पता है। निंग मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम्हें यकीन करना ही होगा। फायसच और उन दूसरे कमीनों ने कहा था कि तुम। सु यूजी ने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। निंग की नजर अचानक किसी व्यक्ति पर गई जो सु यूजी के पीछे खड़ा था। लगता है मैंने तुम दोनों को परेशान कर दिया है। सु यूजी के पीछे से एक आकृति उभरी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वुडफ्लावर, निंग ने तुरंत पुकारा। नवागंतुक वास्तव में लॉर्ड वुडफ्लावर ही थे। लॉर्ड वुडफ्लावर निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराए। मुझे अभी अभी हेगेमॉन से पता चला है कि तुम लौट आए हो। सोलविंड, ग्रेटजॉय और बाकी सब कुछ देर पहले ही लौट आए थे। तुम ही बचे थे। तुमने मुझे सचमुच बहुत डरा दिया था। जब निंग अन्य लोगों के साथ वापस नहीं आया तो वुडफ्लावर काफी समय तक चिंतित रहा। मैं अब वापस आ गया हूँ, है ना? निंग हंसा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा, मुझे लगता है कि यह यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक रही होगी। बुरा नहीं है। निंग मुस्कुराया। जहाँ तक खजानों की बात है, दिवंगत हेगेमॉन ने उसे एक जोड़ी दावसील, एक कवच और अराजकता अमृत प्रदान किया था। सबसे कीमती खजाने, बेशक वे 6 जीवनदायी तलवारें थीं जिन पर सम्राट गोनफ्लेम ने कड़ी मेहनत की थी। फिर भी हथियारों और खजानों को बांधने पर उनकी आभा को रोका जा सकता था, जिससे बाहरी लोग यह नहीं बता सकते थे कि वे कितने शक्तिशाली थे। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने भी यह नहीं देखा था कि निंग की 6 तलवारें और कवच कितने असाधारण थे। जब तक आपको इससे फायदा होता रहे। आप डॉलॉर्ड कब बनने की योजना बना रहे हैं? लॉर्ड वुडफ्लावर ने पूछा। जल्द ही। मुझे कुछ और तैयारियां करनी है, निंग ने कहा। ठीक है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं ब्राइट शो किंगडम से एक यात्रा पर जाने की योजना बना रहा हूँ। कोई बात नहीं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने सिर हिलाया। अगर तुम जाने वाले हो तो मेरे पीछे आओ, हम पहले हार्ट लैंप जलाएंगे। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। हृदय दीपक व्यक्ति की अपनी सच्ची आत्मा से प्रज्वलित होते थे। सामान्यतः व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता था कि उसके स्वामी की मृत्यु हो गई है। स्वामी के मरते ही हृदय दीपक भी बुझ जाता था। लेकिन यदि आप किसी वैकल्पिक ब्रह्मांड या किसी विशेष रूप से खतरनाक खंडहर में प्रवेश करते तो यह संभव था कि हृदय दीपक से आपका संबंध टूट जाए। फिर भी हार्ट लैंप और ट्रूसोल टावर जीवन संवेदन उपकरणों में सर्वश्रेष्ठ थे। इनका कनेक्शन लगभग उतना ही सटीक था जितना कि एक वास्तविक शरीर और एक क्लोन के बीच का कनेक्शन। जीवन गोलियों जैसी ज्यादा आसानी से बनाई गई वस्तुओं का प्रभाव क्षेत्र बहुत कम था। पुस्तक 29, अध्याय 2, तारा मानचित्र। जी निंग ने सु यूजी को लॉर्ड वुडफ्लावर के पीछे तलवार महल में ले जाकर खड़ा कर दिया। तलवार महल में कई साधक थे, लेकिन ज्यादातर काले कवचधारी डावलॉर्ड थे। तलवार स्वामी डार्कनॉर्थ आ गया है। ये स्वॉर्ड लॉर्ड डार्कनॉर्थ है। वह फ्लेमफेरी सु यूजी है जो उसके बगल में खड़ी है। उन्हें गए हुए लगभग 80,000 साल हो गए हैं, है ना? मुझे हैरानी है कि लॉर्ड वुडफ्लावर वास्तव में उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत कर रहे हैं। 80,000 साल पहले 12 महलों के सभी विश्व स्तरीय प्रतिभाशाली लोगों को, जिन्हें प्राचीन पगोडाओं ने मान्यता दी थी, लौटने का आदेश दिया गया। फिर उन्होंने डावलॉर्ड क्लाउडवुल्फ को चुनौती दी। उसके बाद स्वॉर्ड लॉर्ड डार्कनॉर्थ, प्रिंस ग्रेटजॉय, हार्ट लॉर्ड सोलविंड और वाटर लॉर्ड फायरसेज सभी अचानक गायब हो गए। मैंने सुना है कि उन सभी को अविश्वसनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रिंस ग्रेटजॉय, हार्ट लॉर्ड सोलविंड और अन्य सभी हजारों साल पहले एक साथ लौटे थे, और फ्लेमफेरी सु यूजी भी। मुझे लगा कि स्वॉर्ड लॉर्ड डार्कनॉर्थ की मृत्यु हो गई होगी। काले कवच वाले डावलॉर्ड्स आपस में बातें कर रहे थे, जबकि निंग के करीब वाले सभी लोग बहुत विनम्र तरीके से पुकार रहे थे, तलवार स्वामी डार्कनॉर्थ। लगभग सभी काले कवचधारी डावलॉर्ड छद्म संसार गोलियों के प्रयोग से उस स्तर तक पहुंचे थे। ये लगभग निश्चित था कि वे हमेशा प्रथम चरण के डावलॉर्ड ही रहेंगे।
इसलिए वे साधना पर ज्यादा समय या प्रयास नहीं लगाते थे, बल्कि नवीनतम समाचारों और गतिविधियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। जब सर्वशक्तिमान हेगेमोन ने निंग और अन्य लोगों को चुना तो वे जल्दी ही समझ गए कि असल में क्या हो रहा है। सच तो ये है कि हेगेमोन को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उन्हें कुछ बारीकियां पता हैं, बस वैकल्पिक ब्रह्मांड का रहस्य छिपा रहे, यही काफी था। चलो, लॉर्ड वुडफ्लावर निंग को एक प्राचीन शिवालय की ओर ले गए। सू यूजी, तुम बाहर इंतजार कर सकती हो। समझ गया। सू यूजी आज्ञाकारी ढंग से शिवालय के बाहर खड़ी रही, जबकि जी निंग अंदर आए। शिवालय का आंतरिक भाग सादा और अलंकृत था। उसके भीतर एक पत्थर के मंच के ऊपर हृदय दीपों की एक श्रृंखला जल रही थी। हृदय दीप कमल के फूलों के आकार के थे और उनमें सच्ची आत्मा की ज्वालाओं की चिंगारियां थीं। जब तक गुरु जीवित रहेंगे ये ज्वालाएं कभी नहीं बुझेंगी। पत्थर के मंच पर 5 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर कई हाट लैंप थे, यानी 2000 से भी ज्यादा। दूसरी मंजिल पर बहुत कम, कुल मिलाकर सिर्फ 16। तीसरी मंजिल पर सिर्फ 82 हाट लैंप थे। चौथी मंजिल पर सिर्फ 35 हाट लैंप थे और 5वीं मंजिल पर सिर्फ 2 हाट लैंप थे। इस पत्थर के चबूतरे में 5 तल हैं। पहला तल पहले चरण के दाव लॉर्ड्स के लिए है, दूसरा दूसरे चरण के दाव लॉर्ड्स के लिए है, इत्यादि। 5वां तल शाश्वत सम्राटों के लिए आरक्षित है। लॉर्ड वुडफ्लावर ने 5वें तल पर लगे 2 हाट लैंप्स को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। हमारे तलवार महल ने कुल मिलाकर केवल 3 शाश्वत सम्राटों को जन्म दिया है। एक का नाश हो गया है, जबकि अन्य 2 साहसिक कार्यों में लगे हैं। निंग ने सिर हिलाया। तलवार महल में केवल 100 के आसपास असली दाव लॉर्ड थे। पहली मंजिल पर इतने सारे और 2000 से ज्यादा हाट लैंप मौजूद होने का कारण ये था कि लगभग सभी काले कवच वाले दाव लॉर्ड थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हमारे तलवार महल में वास्तव में चौथे चरण के 35 दाव लॉर्ड्स हैं। निंग ने पूछा। चौथा चरण वर्ग स्तर के दाव लॉर्ड्स का प्रतिनिधित्व करता था। वे निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रमुख शक्तियां मानी जाती थीं। दाव लॉर्ड एवस्टाटर के बारे में सोचो, जो अनगिनत अराजकता चक्रों से लापता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह जिंदा है या मर गया है? लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। हाट लैंप जलता रहता है क्योंकि वह उसे महसूस नहीं कर पाता, लेकिन वह वास्तव में जिंदा है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। निंग ने सिर हिलाया। मिसाल के तौर पर, अगर उसकी मौत किसी दूसरे ब्रह्मांड में हुई होती तो उसे महसूस करने का कोई तरीका नहीं होता। जहां तक चौथे चरण के दाव लॉर्ड्स की बात है, जिनके बारे में हमें यकीन है कि वे अभी भी जीवित हैं, उनकी संख्या 22 है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। बाकी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चौथे चरण के सभी दाव लॉर्ड्स ऐसे अवसरों और भाग्य की तलाश में हैं जो उनके दावमज में उनकी मदद करें। अपने दावमज के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ बेहद खतरनाक क्षेत्रों में उतर जाएंगे और उनमें से कुछ तो कभी वापस ही नहीं लौटेंगे। निंग भी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। दाव लॉर्ड सोलिस की एक और उदाहरण था। अपने दावमज की खातिर उसने वेवशिफ्ट दायरे के खतरों का सामना करने का फैसला किया था। ठीक है, आओ एक हाट लैंप जलाओ, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। सामान्य नियम ये है कि केवल दाव लॉर्ड ही जा सकते हैं। हालांकि आप जब चाहें दाव लॉर्ड बन सकते हैं, इसलिए हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपके हाट लैंप को अस्थायी रूप से पहले तल पर ही रखेंगे। निंग के सामने एक अंधेरा, उदास कमल के आकार का हाट लैंप मंडरा रहा था। निंग ने अपनी उंगली बढ़ाकर अपनी आत्मा की एक धारा हाट लैंप में प्रवाहित की। फूफ, हाट लैंप की पंखुड़ियों के भीतर की बाती तुरंत जल उठी। निंग अपनी सच्ची आत्मा और धधकती लपटों के बीच के गहरे संबंध को महसूस कर सकता था, मानो वह उसका एक प्रतिरूप हो। एक विचार के साथ निंग ने हाट लैंप को पत्थर के मंच के पहले स्तर की सीमाओं तक उड़ा दिया, फिर उसे नीचे रख दिया। दाव लॉर्ड बनने के बाद शुरुआत में प्रशिक्षण काफी तेज हो जाएगा। दूसरे चरण तक पहुंचने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरे चरण तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, जबकि चौथे चरण तक पहुंचना सबसे मुश्किल होगा। लॉर्ड वुडफ्लावर के चेहरे पर उलझन भरी नजर थी और उन्होंने धीरे से कहा, जहां तक दावमज की बात है, सब किस्मत पर निर्भर करेगा। अनगिनत राक्षसी शक्तिशाली दाव लॉर्ड नष्ट हो गए, केवल कुछ ही शाश्वत सम्राट बन पाए। हालांकि दावमज में असफल होने का कोई खास मतलब नहीं है। ब्रह्मांड में 108,000 अराजकता चक्रों तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर पाना ही काफी है। लॉर्ड वुडफ्लावर हंसे। अगर आप खुद को दबाते हैं और एक कमजोर दाव चुनते हैं, भले ही आप इतने भाग्यशाली हों कि शाश्वत सम्राट बन जाएं, आप किसी शक्तिशाली दाव लॉर्ड द्वारा मारे जाने के डर में जीते रहेंगे। अगर आप हमेशा के लिए भी जीवित रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमेशा के लिए दयनीय किए ही रहेंगे। निंग ने बूढ़े, निराश लॉर्ड वुडफ्लावर को घूरा। अचानक उसे उस आदमी के शरीर से एक भयानक तलवार जैसी ताकत निकलती हुई महसूस हुई। निंग खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। नश्वर लोगों को, साधकों की आयु असीमित लगती थी। दिव्य अमर बनने पर ऐसा कहा जाता था कि आपकी आयु स्वर्ग के बराबर होगी। हालांकि वास्तव में इसकी भी एक सीमा थी। यहाँ तक कि संपूर्ण अराजकता लोक और उनमें स्थित स्वर्ग भी अंततः नष्ट हो जाएंगे और नए सिरे से जन्म लेंगे। जहाँ तक विश्व स्तरीय साधकों और दाव लॉर्ड्स की बात है, वे अधिकतम 108,000 अराजकता चक्रों तक जीवित रह सकते थे। उन्हें इस निर्धारित समयावधि के भीतर दावमज में सफल होना था। अगर वे अपना दावमज पूरा नहीं करते तो समय आने पर उनका नाश हो जाता। इस प्रकार सबसे शक्तिशाली दाव लॉर्ड भी केवल 108,000 अराजकता चक्रों तक ही जीवित रह पाते। यही कारण था कि तलवार महल के अभिलेखों में 80,000 से ज्यादा शक्तिशाली दाव लॉर्ड दर्ज थे, लेकिन केवल 100 ही जीवित बचे थे। केवल दावमज में सफल होकर ही उन्हें सच्चा अनंत काल प्राप्त होगा।
हेगेमॉन जैसे सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए समय एक अंतहीन धारा में बहता रहा, लेकिन वे ब्रह्मांड के शिखर पर ही रहे। सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हेगेमॉन 12 महलों से भी कहीं अधिक समय से जीवित था। हाथ लैंप जलाकर निंग पगोडा से बाहर चला गया। सू यूजी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल वहाँ एक हरे वस्त्रधारी प्राणी था जिसके सैकड़ों तंतु बालों की तरह थे और एक जोड़ी सुनहरी आंखें थीं। नमस्कार गुरुजी। हरे वस्त्रधारी प्राणी ने जब निंग को बाहर आते देखा तो वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और आदरपूर्वक पुकारा, और तुम? निंग हैरान था। यह आपका सेवक है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। एक सेवक जिसे ब्राइट शो किंगडम ने आपके लिए तैयार किया है। ब्राइट शो किंगडम मुझे एक नौकर दे रहा है? एक विश्व स्तरीय नौकर? निंग हैरान था। उसे विश्व स्तरीय नौकर देने का क्या मतलब था? लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा, उसकी उपयोगिता को कम मत आंको। वह तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आमतौर पर केवल 12 महलों के असली डाउनलॉर्ड्स को ही उसके जैसे सेवकों तक पहुंच दी जाएगी। काले कवच वाले डाउनलॉर्ड्स को कभी नहीं। उनमें से हर एक का पालन पोषण यहीं ब्राइट शो साम्राज्य में हुआ है और उनमें आत्मा क्लोन बनाने की क्षमता के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्माएं भी हैं। उसका केवल एक क्लोन तुम्हारे साथ रहेगा और एक ब्राइट शो साम्राज्य में रहेगा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या आप कह रहे हैं? निंग को समझ आने लगा था। बिल्कुल, उसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जाएगा। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। अगर तुम मुसीबत में पड़ो और तुम्हें बचाव की जरूरत पड़े तो तुम उसे बता सकते हो और ब्राइट शो किंगडम में उसका क्लोन तुरंत हमें इसकी सूचना दे सकेगा। ब्राइट शो किंगडम तुरंत ही राज्य के सभी डाउनलॉर्ड्स और अनंत सम्राटों तक ये बात पहुंचा देगा जो अंतहीन प्रदेशों में रहते हैं। तुम्हारे सबसे नजदीकी लोग जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास आएंगे। लॉर्ड वुडफ्लावर हंसे। निंग की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल अविश्वसनीय। ब्राइट शो साम्राज्य के डाउनलॉर्ड्स और अनंत सम्राटों के बीच निरंतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्लोनों के संदेशवाहक रिले का उपयोग करना संचार बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका था। हालांकि अनंत प्रदेशों की विशालता को देखते हुए सामान्य तौर पर कहें तो एक साधारण विश्वदेवता के प्रतिरूप के लिए 1000 या उससे ज्यादा प्रदेशों को समझ पाना मुश्किल होगा। इसलिए ब्राइट शो साम्राज्य ने इस प्रतिरूप को आपके साथ काम करने के लिए तैयार किया है। उसकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। निंग ने समझ में सिर हिलाया। एक क्लोन के दूसरे क्लोन की उपस्थिति को महसूस करने की दूरी की एक सीमा होती है। एल्डर गॉड और एंसेस्ट्रल इमॉर्टल क्लोन एक दूसरे को केवल 10 प्रदेशों की दूरी तक ही महसूस कर सकते हैं, जबकि विश्व स्तरीय क्लोन केवल 1000 प्रदेशों की दूरी तक ही कार्य कर सकते हैं। तथाकथित संवेदन विधि वास्तव में एक प्रकार की आत्मा अनुनाद विधि थी। इस प्रकार आत्मा जितनी प्रबल होगी उतनी ही अधिक दूरी पर संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। निंग का उदाहरण लीजिए। हालांकि वह केवल विश्व स्तर पर था, उसकी आत्मा एक डाउनलॉर्ड के समान थी। जहां तक ब्राइट शो साम्राज्य द्वारा प्रशिक्षित इन विश्व स्तरीय साधकों की बात है, उन सभी के क्लोन और आत्माएं सामान्य विश्व स्तरीय साधकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थीं, जिससे वे बहुत दूर तक भी संवेदन कर सकते थे। विश्व स्तरीय साधकों के लिए क्लोन होना बहुत दुर्लभ है। निंग ने भावुक होकर आह भरी। ऐसी शक्तिशाली आत्मा वाले तो और भी दुर्लभ हैं। ब्राइट शो किंगडम में इतने सारे डाउनलॉर्ड नहीं हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। उदाहरण के लिए डाउ एलायंस ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर भी उनके अपने तरीके हैं, लेकिन जाहिर है वे तरीके हमारे तरीकों से कहीं ज्यादा धीमे हैं। निंग ने सिर हिलाया। ब्राइट शो किंगडम सचमुच चौंकाने वाली गति से सूचना प्रसारित करने में सक्षम था। जब तुम बाहरी दुनिया में घूमोगे तो ब्राइट शो साम्राज्य तुम्हारे लिए सबसे मजबूत ढाल होगा। लॉर्ड वुडफ्लावर निंग की ओर मुस्कुराए, और ब्राइट शो साम्राज्य के सभी डाउनलॉर्ड्स ने जिस दिन वे एक हुए थे उसी दिन से एक दूसरे के खिलाफ कभी युद्ध न करने की कसम खा ली है। निंग हंसा। जब उसे तलवार महल का पदक मिला था तो उसने जीवन भर की शपथ भी ली थी। 12 महलों में से किसी का भी कोई सदस्य एक दूसरे की हत्या नहीं कर सकता था। ब्राइट शो साम्राज्य की प्रमुख शक्तियां बाहरी दुनिया में विचरण करते समय अत्यंत एकजुट रहती हैं। अगर तुम्हारा सामना ब्राइट शो साम्राज्य के किसी अन्य डाउनलॉर्ड से हो जो खतरे में हो तो तुम्हें उनकी भी मदद करनी चाहिए। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, यह उन सभी प्रदेशों का तारा मानचित्र है जो ब्राइट शो साम्राज्य को ज्ञात हैं। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग को एक लुढ़का हुआ सुनहरा तारा मानचित्र स्क्रॉल दिया। निंग ने उसे स्वीकार कर लिया। उसे खोलते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव छा गया। हैरान है ना? अंतहीन क्षेत्र वाकई विशाल हैं और इसके कुछ खतरे वाले क्षेत्र भी वाकई विशाल हैं। कई का तो पूरा नक्शा भी नहीं बनाया जा सकता। लॉर्ड वुडफ्लावर ने आह भरी। निंग दंग रह गया, तारों के नक्शे को देखता रहा। हे भगवान, ये तो वैकल्पिक ब्रह्मांड के पूरे तारों के नक्शे से भी कहीं बड़ा था। पुस्तक 29 अध्याय 3 यात्रा। अनंत प्रदेशों में साधकों द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र वैकल्पिक ब्रह्मांड के आकार का लगभग 60 से 70% था। हालांकि वहां कई खतरनाक क्षेत्र भी थे। उदाहरण के लिए आतंक स्टाजिया के रूप में चिन्हित क्षेत्र को सभी अंतहीन प्रदेशों में सबसे खतरनाक स्थान माना जाता था। इसका अभी तक पूरी तरह से मानचित्रण नहीं हुआ था, लेकिन इसका ज्ञात क्षेत्रफल ही बाकी अंतहीन प्रदेशों के कुल क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा था। यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था और 10,000 में से एक से भी कम डाउनलॉर्ड्स इसमें प्रवेश करने पर बच पाते थे। सामान्यतः केवल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स ही बच पाते थे और यहाँ तक कि उस स्थान में प्रवेश करने वाले अधिकांश शाश्वत सम्राट भी नष्ट हो जाते थे। टेरस डाजिया अपने आप में आकार में लगभग पूरे वैकल्पिक ब्रह्मांड के बराबर था।
निस्संदेह यह अंतहीन प्रदेशों का सबसे खतरनाक स्थान था। अंतहीन प्रदेशों में कुछ और भी ऐसे ही खतरे वाले क्षेत्र थे जो काफी डरावने थे। उनमें प्रवेश करने और बचने की संभावना बहुत कम थी। अगर हम उन खतरे वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखें तो अंतहीन क्षेत्र वैकल्पिक ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा बड़ा है। जी निंग दंग रह गया जब उसने अंतहीन क्षेत्रों के बारे में तारा मानचित्र में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ा। क्या वह? निंग की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अंतहीन प्रदेशों के भीतर 6 प्रमुख ताकतों का स्पष्टीकरण देखा। दाओ गठबंधन में लगभग सभी साधक शामिल थे। यह एक विशाल दैत्याकार संगठन था जो दूर दूर तक फैला हुआ और बिखरा हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा दाओ लॉर्ड और शाश्वत सम्राट थे, लेकिन इसमें इतने आपसी विवाद भी थे और इसने इतना ज्यादा क्षेत्र घेर रखा था कि यह हमेशा अशासन के सिद्धांत पर चलता रहा। ब्राइट शो साम्राज्य का निर्माण सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ब्राइट शो द्वारा किया गया था, जो अंतहीन प्रदेशों के 3 शक्तिशाली हेगेमॉन में से एक था। एओनियन लोग साधकों को खा जाते थे और उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। जागृत होने के बाद वे बेहद एकजुट और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए थे। एबेरेंट्स, ये सैकड़ों हजारों विचित्र अनोखे जीव थे जो आदिकालीन अराजकता से पैदा हुए थे। हेगेमॉन विंडरिन के सत्ता में आने और विंडरिन साम्राज्य की स्थापना के बाद ये सभी एबेरेंट्स के लिए एक पवित्र भूमि बन गई और अनगिनत एबेरेंट्स वहां एकत्रित होने लगे। प्राचीन साधक समस्त अनंत प्रदेशों में सबसे रहस्यमय और गुप्त संगठन थे। उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास अद्भुत शक्तियां थीं। उनकी दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं असीम रूप से शक्तिशाली थीं और उनका नेतृत्व हेगेमॉन नेदरलिली कर रहा था। डार्क किंगडम में ऐसे साधक शामिल थे जो अंतहीन प्रदेशों के बाहर से आए थे और वे सीमावर्ती प्रदेशों पर शासन करते थे। वैकल्पिक ब्रह्मांड की तुलना में कहीं अधिक जटिल, निंग ने मन ही मन सोचा। जूनियर प्रशिक्षु भाई लॉर्ड वुडफ्लावर निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराए। हैरान निंग ने कहा, मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि हमारे अंतहीन क्षेत्रों में कितने खतरे वाले क्षेत्र हैं, या कि वास्तव में यहाँ हमारी 6 प्रमुख सेनाएं हैं। ज्यादातर विश्व स्तरीय साधकों को ऐसी बातें जानने की कोई जरूरत नहीं है। अनंत क्षेत्र इतने विशाल हैं और इतने खतरों से भरे हैं कि वे कभी भी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे कि उन्हें पता चल सके, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। लेकिन आप अलग हैं। ये सारी जानकारी आपको डाउ लॉर्ड बनने के बाद जाननी होगी। निंग ने सिर हिलाया। जहां तक खतरे के क्षेत्रों की बात है, कुछ तो लगभग असीम रूप से बड़े हैं, खासकर टेरस्टाजिया। सर्वशक्तिमान हेगेमॉन भी उन्हें पूरी तरह से नहीं खोज पाया है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने कहा। सच कहूं तो आपको जिन मुख्य बातों का ध्यान रखना है वे 6 प्रमुख शक्तियां। ब्राइट शो साम्राज्य अपेक्षाकृत अलग थलग है और हमारे दाओ गठबंधन एओनियंस और एबेरेंट्स के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। हमें डार्क किंगडम का दुश्मन माना जा सकता है क्योंकि वे विदेशी हैं, लेकिन याद रखना हम प्राचीन साधकों के प्राणघातक शत्रु हैं। नश्वर शत्रु? निंग चौंका। ठीक है, लॉर्ड वुडफ्लावर ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसलिए आपको उनसे सावधान रहना होगा, लेकिन हाँ, आपको दूसरे संगठनों पर भी नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए दाओ गठबंधन। यह इतना बड़ा है और इतने आंतरिक संघर्षों से भरा है कि अगर उनकी कोई बड़ी शक्ति अचानक आप पर हमला कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एओनियंस के साथ भी ऐसा ही है। आखिरकार आप एक साधक हैं। एओनियंस को संसार दाओ लॉर्ड साधकों को खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता है जो तुम्हें जानना चाहिए। लॉर्ड वुडफ्लावर ने निंग की ओर देखा। संक्षेप में, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। ठीक है, निंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। नौकर को स्वीकार करने के बाद निंग ने सु यूजी को तलवार महल छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ब्राइट शो किंगडम ट्राइलीफ दायरे से काफी मिलता जुलता था क्योंकि इसमें भी 3 स्पेस टाइम सुरंगें थीं। ये 3 स्पेस टाइम सुरंगें अनंत प्रदेशों के 3 अलग अलग हिस्सों तक जाती हैं, जिससे हमारे साधकों को यात्रा करते समय कम से कम समय बर्बाद करने की सुविधा मिलती है। सुरंग के बाहर खड़ा एक काला प्रभु दाओ लॉर्ड रक्षक मुस्कुराया और निंग को समझाया। निंग सु यूजी को सीधे स्पेस टाइम सुरंग में ले गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि गोलियों का आदर्श और हेगेमॉन ब्राइट शो स्पेस टाइम पर अपनी महारत में काफी हद तक एक जैसे थे। बैडलैंड्स क्षेत्र और वास्टहेवन महल शुरू में एक दूसरे से काफी दूर लग रहे थे, लेकिन अगर आप अंतहीन क्षेत्रों के स्टार मैप को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वे असल में एक ही इलाके के हैं। निंग की ताकत को देखते हुए उसके क्लोन के लिए बैडलैंड्स क्षेत्र से वास्टहेवन महल तक पहुंचने में कुछ 100 साल काफी होंगे। हमें इसे लगभग 3 शताब्दियों में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। निंग का असली शरीर और भी तेजी से घूमने में सक्षम होगा। स्पेस टाइम सुरंग से उसका काफी समय बच जाएगा। स्वूश, एक उड़ता हुआ शटल शून्य में तेजी से जा रहा था, जिसमें निंग, सु यूजी और विश्व देवता पिलसेंट थे। गुरुजी, वास्टहेवन पैलेस किस प्रकार का स्थान है? पिलसेंट ने उत्सुकता से पूछा। एक ऐसी जगह जहां मुझे जाना है। दरअसल मैं तकनीकी रूप से भी वास्टहेवन पैलेस का सदस्य हूँ, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? अपनी जीवन रक्त शपथ पूरी करने और त्रिलोक में लौटने से पहले उसे उस जगह पहुंचना ही था। उसका प्राइमल ट्विन काफी समय से त्रिलोक की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसे भौतिक रूप से उसके ठीक बाहर आदिम अराजकता में ही रहना पड़ा और वह वास्तव में दोबारा प्रवेश नहीं कर सका। यूजी, पिलसेंट, तुम दोनों ने बहुत तरक्की की है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों डाउ लॉर्ड बन सकते हो, निंग ने कहा। हाँ, सु यूजी ने सिर हिलाया। उत्कृष्ट फेशियन की विरासत प्राप्त करने के बाद, लेकिन जेनेसिस लेंस जाने से पहले मैं पहले से ही एक सर्वोच्च कैओस इमॉर्टल के बराबर था। जेनेसिस लेंस ने मुझे जो अवसर दिए उनकी बदौलत भले ही मैं किसी भी खजाने का इस्तेमाल न करूं, मैं एक पालौकिक कैओस इमॉर्टल हूँ। निंग ने सिर हिलाया।
सिर्फ अनंत हथियारों के इस्तेमाल से उस स्तर तक पहुंचना उतना प्रभावशाली नहीं था। अगर आप जादुई खजानों पर निर्भर हुए बिना शक्ति के एक उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच पाते तो शायद आप जब चाहें डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते थे। गुरुजी, उस आकियस पदक के लिए धन्यवाद, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे इसे तोड़ने में कितना समय लगेगा। सु यूजी काफी उत्साहित थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह भी एक डाउनलॉर्ड बन जाएगी। मुझे भी आपका धन्यवाद करना है गुरु, अगर आप न होते तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे कीमिया के दाव को अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगता। पिलसेंट काफी उत्साहित था। फ्लेम फेयरी, मैं भी जब चाहूं डाउनलॉर्ड बन सकता हूँ। निंग हंसा। उसके दो सबसे योग्य अनुचर दोनों ही डाउनलॉर्ड बन पाए, यह उसके लिए सचमुच बहुत खुशी की बात थी। ठीक है, क्या सोलविंड, ग्रेटजॉय और बाकियों ने अभी तक कोई सफलता हासिल कर ली है? निंग ने पूछा। तुम्हें वापस देखकर मैं इतनी खुश हुई कि बताना ही भूल गई, सु यूजी ने कहा। राजकुमार ग्रेटजॉय हमारी वापसी के लगभग 3000 साल बाद डाउनलॉर्ड बन गए। उसके ठीक 2 साल बाद जल स्वामी अग्नि सर्ज भी डाउनलॉर्ड बन गए। उसके 12,000 साल बाद सोलिविंड भी डाउनलॉर्ड बन गए। निंग चौंका। क्या वे सभी डाउनलॉर्ड बन गए? बात तो समझ में आती है। वे बहुत पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। वे सिर्फ इसलिए रुके थे क्योंकि उन्होंने जेनेसिस लेंस में कुछ प्रगति कर ली थी। आगे कोई भी सुधार बेहद मुश्किल होगा। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं है कि वे आगे बढ़कर डाउनलॉर्ड्स बन गए, निंग ने कहा। गुरुजी, आप डाउनलॉर्ड कब बनेंगे? सु यूजी ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, पिलसेंट भी उत्सुक था। ज्यादा समय नहीं लगेगा, निंग ने कहा। चाहे कुछ भी हो, उसे पहले अपने क्लोन से फिर से मिलना था। इसके अलावा उसे ये भी हल्का सा आभास हो रहा था कि उसके तलवार दाव में अभी भी थोड़ी सी खामी है। उसे लग रहा था कि वह सफलता के करीब पहुंच गया है, बस उसे एक आखिरी प्रेरणा की जरूरत थी। चूंकि तुम दोनों डाउनलॉर्ड बनने के लिए तैयार हो, तो क्या हुआ, चलो कोई शांत एकांत जगह ढूंढते हैं और तुम दोनों वहां से निकल पड़ते हो, निंग ने कहा। या तुम थोड़ी देर और ट्रेनिंग करके अपनी नींव और मजबूत करना पसंद करोगे? मैंने अपनी नींव बहुत पहले ही मजबूत कर ली थी। मैं बस आपके वापस आने का इंतजार कर रही थी गुरु। मैं जब चाहूं तोड़ सकती हूँ, अब और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्वाला परी मुस्कुराई। मैंने ट्राइलीफ दायरे में अपनी नींव मजबूत कर ली है। मैं अपनी सफलता का इंतजार कर रहा हूँ, पिलसेंट ने कहा। 7 लीफ पल अध्यायों के पहले 6 अध्यायों को हासिल करने के बाद उसने लगभग 10 लाख साल त्वरित समय प्रशिक्षण में बिताए थे। निंग को ये 6 जीवनदायी हथियार हासिल करने में इतना ही समय लगा था। अगर ऐसा है, चलो बस वहीं चलते हैं, निंग ने चाहा और उड़ता हुआ जहाज तेजी से एक अलग आयाम में चला गया और फिर एक शांत, वीरान, अराजक ग्रह पर उतरा। इस अराजक ग्रह पर बिल्कुल भी जीवन नहीं था और इसकी सतह पथरीली थी। निंग ने अपना हाथ हिलाया जिससे एक अमर संपदा इस ग्रह की सतह पर उतर आए। एक और विचार के साथ निंग ने उस संपदा पर प्रतिबंधात्मक मोहरों और मंत्रों की विभिन्न परतों को सक्रिय कर दिया, जिससे विशाल लेकिन मंद शक्ति का एक आभामंडल पूरे ग्रह पर छा गया। दूर से कोई भी इस अराजक ग्रह से आने वाली आभा का कोई संकेत भी नहीं पा सकेगा। डाउनलॉर्ड बनने के लिए रास्ता बनाना एक बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता था। उन्हें अपनी आभा को कम करने और खुद को खोजे जाने से बचाने की पूरी कोशिश करनी थी, जिससे अनावश्यक परेशानी होती। यहाँ अपनी सफलताएं हासिल करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, निंग ने कहा। जी हाँ गुरुजी। पिलसेंट और सु यूजी दोनों ही काफी उत्साहित और घबराए हुए थे। हालांकि उन्हें अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था, फिर भी डाउनलॉर्ड बनना किसी भी साधक के जीवन में एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण घटना थी। पुस्तक 29 अध्याय 4 वास्थेवेन पैलेस के भाई। जी निंग इस अराजकता ग्रह पर अमर संपत्ति की रेलिंग के सामने खड़ी थी। तारों भरे शून्य में घूर रही थी। धमाका। अचानक शक्ति का एक घूमता हुआ आभामंडल आकाश में फैल गया। एक ऐसा आभामंडल जो शक्तिशाली, विशाल और अत्यंत उदात्त था। यह ऐसा आभामंडल नहीं था जिसे कोई विश्व स्तरीय साधक उत्पन्न कर सके। निंग के लिए भी केवल उसके शरीर में विद्यमान नीले पुष्पों की धुंध ऊर्जा ही इस आभामंडल की शक्ति की बराबरी कर सकती थी। डाउनलॉर्ड की आभा। निंग मुस्कुराया। पिलसेंट सबसे पहले आगे बढ़ा। विश्व स्तर से आगे बढ़कर डाउनलॉर्ड बनने के लिए शरीर का पूर्ण पुनर्निर्माण आवश्यक था, जिसका अर्थ था कि इस प्रक्रिया के दौरान अपनी आभा को छिपाए रखना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं था। ये बेतहाशा फूट पड़ती, लेकिन निंग ने बहुत पहले ही इस ग्रह पर डाउनलॉर्ड की तरंगों को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित कर दिए थे। गड़गड़ाहट। ग्रह के ऊपर शून्य में अराजकता ऊर्जा का एक घना भंवर बनने लगा। अराजकता ऊर्जा का यह विशाल भंवर ग्रह के चारों ओर केंद्रित हो गया। बड़ी मात्रा में अराजकता ऊर्जा एकत्रित कर रहा था और फिर उसे सीधे पिलसेंट तक पहुंचा रहा था ताकि वह उसका उपयोग कर सके। थोड़ी देर बाद एक और डाउनलॉर्ड आभा आकाश की ओर फूट पड़ी। जैसे ही फ्लेमफेई ने भी अपनी प्रगति शुरू की, जल्द ही अराजकता ऊर्जा का एक और भंवर दुनिया के बाहर के शून्य को भरने लगा। इस अराजकता ग्रह के चारों ओर विशाल अराजकता के भंवर घूम रहे थे। निंग की बात करें तो वह बस चुपचाप उस संपत्ति के सामने पहरा दे रहा था। अराजकता ऊर्जा के प्रवाह में व्यवधान आमतौर पर प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित नहीं करता, क्योंकि सच्चे देवता, सच्चे अमर, ज्येष्ठ देवता और पूर्वज अमर अपनी सफलताओं के दौरान ऐसी ही घटनाएं उत्पन्न करते थे। परिणामस्वरूप अराजकता ऊर्जा के प्रवाह में उतार चढ़ाव काफी सामान्य था और दूर से देखने पर लहरें भी काफी कमजोर होती थीं। इस सफलता की प्रक्रिया में एक पूरे दिन से भी अधिक समय लगा। झपट्टा। एक गोल मटोल आकृति अचानक आसमान में उड़ी और फिर निंग के सामने उतरी।
ये गोल मटोल चेहरे वाला सफेद दांतों वाला पिलसेंट था। पिलसेंट का आभामंडल अब ज्यादा प्राकृतिक और साथ ही ज्यादा भव्य भी था। सिर्फ आभामंडल देखकर ही कोई मान सकता था कि वह निंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह पहले ही डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका था। बधाई हो डाउनलॉर्ड पिलसेंट। निंग मुस्कुराया। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए गुरु। अगर आप न होते तो मुझे सच में नहीं पता कि मुझे डाउनलॉर्ड बनने में कितना समय लगता, या शायद मैं इस स्तर तक कभी पहुंच ही न पाता। पिलसेंट भी काफी भावुक हो गया था। वह युद्ध की तुलना में कीमिया में कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था, लेकिन एक सच्चा ग्रैंडमास्टर कीमियागर बनना बेहद मुश्किल था। इस बार निंग की बदौलत वह इतना भाग्यशाली रहा कि उसने वैकल्पिक ब्रह्मांड में पिल्स की प्रतिमूर्ति का ध्यान आकर्षित किया और उसकी तकनीकों से उसे अपना रास्ता खोजने में मदद मिली। गोलियों के आदर्श ने उसे पहले 6 अध्याय दिए थे जो किसी को सीधे शाश्वत सम्राट बनने का मार्ग दिखा सकते थे। ब्राइट शो साम्राज्य के पास भी ऐसी कोई तुलनीय रसायन विज्ञान तकनीक नहीं थी। एक प्रख्यात गुरु के मार्गदर्शन के बाद ही पिलसेंट को पता चला कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। एक प्रख्यात गुरु के बिना केवल एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसे जी निंग, सोलविंड और अन्य ही अपने विचारों और संकल्पनाओं पर भरोसा करके डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते थे। लेकिन निश्चित रूप से ये तब और भी आसान होता यदि आपके पास सीखने के लिए कई अन्य विरासतें और तकनीकें होती। यदि आप अपने पूर्ववर्तियों के ज्ञान और अनुभव से लाभ उठा पाते तो आप उनकी कुछ गलतियों से बच पाते। यदि आप दूर तक देखना चाहते थे तो आपको दिग्गजों के कंधों पर खड़ा होना पड़ता। झपट्टा। कुछ ही पल बाद एक और आकृति आकाश में उड़ गई। उसका रूप क्षणभंगुर और मोहक रूप से सुंदर था। लाल रंग के ज्वलंत वस्त्र पहने वह वास्तव में सु यूजी ही थी और उसकी सुंदरता और मोहकता पहले से भी अधिक मादक थी। आकर्षण और नियंत्रण के ताव में प्रशिक्षित होने के कारण सु यूजी का स्वाभाविक अनुग्रह और आकर्षण निरंतर अद्भुत होता जा रहा था। उनकी एक झलक ही अधिकांश विश्व स्तरीय साधकों को प्रेम से पागल कर देने के लिए पर्याप्त होती थी, जिससे वे उनके लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो जाते थे। गुरुजी, सु यूजी निंग की ओर देखते हुए मुस्कुराई, लेकिन जब उसने देखा कि निंग की आंखें अभी भी बहुत शांत और स्थिर थीं, तो उसे थोड़ी निराशा हुई। उसने हार मानने के भाव से कहा, मुझे लगा था कि मैं आपको थोड़ा प्रभावित कर पाऊंगी। ऐसा लगता है कि सम्मोहन को झेलने की आपकी क्षमता असाधारण रूप से शक्तिशाली है। जैसी कि उम्मीद थी, ये देखते हुए कि आप प्राइमजन श्रृंखलाओं को पार करने में सक्षम थे। निंग ने हंसते हुए कहा, यदि आप अपनी गुप्त कलाओं का उपयोग करें तो मैं प्रभावित हो सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, सु यूजी ने कहा। सच तो ये है कि निंग को यकीन नहीं था कि वह उसका सामना कर पाएगा। आखिरकार वह अब एक डाउनलॉर्ड थी। अगर वह अपनी सम्मोहनकारी गुप्त कलाओं का इस्तेमाल अपनी डाउनलॉर्ड स्तरीय ऊर्जा के साथ करती तो शायद वह उस पर नियंत्रण न कर पाती, लेकिन यह संभव था कि वह उसे प्रभावित कर पाती। आखिरकार वह कोई साधारण डाउनलॉर्ड नहीं थी। उसने फिक्शियन द एक्सल्टेड, एक भयानक रूप से शक्तिशाली डाउनलॉर्ड की विरासत में प्रशिक्षण लिया था। लेकिन निश्चित रूप से अगर वह निंग को प्रभावित करने में सक्षम भी होती तो निंग एक विचार से अपनी चतुर्भुज शक्ति, बिजली और पानी को बुला सकता था और उनका उपयोग करके सु यूजी को आसानी से बुझा सकता था। मुख्य समस्या ये थी कि उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। आकर्षण का दाव निकट युद्ध के लिए उपयुक्त दाव नहीं था। इसका उद्देश्य शत्रुओं को नियंत्रित करना और उन्हें मोहित करना था। अब जब तुम डाउनलॉर्ड हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ बदल गया है, निंग ने कहा। अपने हर कदम के साथ संसार डाउनलॉर्ड जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। तुमने तो अपने मार्ग पर केवल पहला कदम ही रखा है। भविष्य में तुम्हें अपनी साधना में और भी अधिक सावधान और सतर्क रहना होगा। मैं तुमसे कोई अनुचित अनुरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों कम से कम चौथे चरण तक पहुंचने तक जीवित रहोगे। ठीक है, पिलसेंट ने सिर हिलाया। डाउमज में असफल होना एक बात है, लेकिन अगर मैं दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में असफल होकर मर जाऊं तो यह मजाक होगा। सु यूजी भी काफी आश्वस्त थीं। संसार डाउनलॉर्ड्स के लिए उनका हर एक कदम अंधेरे में रास्ता तलाशने के समान था। ज्येष्ठ देवता और अमर पितृ, साथ ही विश्व स्तरीय साधक ब्रह्मांड के प्रमुख सार तत्वों को समझने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए तलवार के दाव का प्रमुख सार, दाव के बारे में अत्यंत विस्तृत जानकारी वाला एक आभामंडल उत्सर्जित करेगा, जिससे साधक विश्व स्तरीय साधक के रूप में गुरु वर्ग तक सुरक्षित रूप से प्रशिक्षण ले सकेंगे। उसके बाद तुम अंधेरे में खोजते फिरोगे। एक भी गलत कदम मौत का कारण बन जाएगा। अंत में दावमज सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगी। अगर आपके दाव में जरा सी भी खामियां हैं तो उसे सच्चा अनंत काल प्राप्त नहीं हो सकता। इसका एकमात्र परिणाम ये होगा कि आप मर जाएंगे और आपका दाव लुप्त हो जाएगा। सु यूजी, पिलसेंट या निंग जैसे लोग भी दावमज में सफल होने के प्रति आश्वस्त नहीं थे। उनका लक्ष्य पहले चौथे चरण के दावलॉर्ड बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। अगर वे उस स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए तो वे वास्तव में ब्राइट शो साम्राज्य में उपहास का पात्र बन जाएंगे। और हाँ, दावमज की बात, चौथे चरण तक पहुंचने के बाद ही उन्हें इसकी चिंता होगी। अब चूंकि सु यूजी और पिलसेंट डाउनलॉर्ड थे, इसलिए तीनों के आगे का सफर पहले से भी ज्यादा आसान हो गया। डाउनलॉर्ड स्वाभाविक रूप से किसी भी संभावित हमलावर के लिए एक शक्तिशाली निवारक थे, जिससे वे लगभग 3 शताब्दियों तक पूरी शांति से आसानी से यात्रा कर सके। स्लम्बलेक तारा एक ऐसा स्थान था जहां स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे था। फुफकार, सरणी अचानक चमक उठी। ये सरणी अभी कुछ देर पहले ही सक्रिय हुई है।
इसे इतनी जल्दी फिर से सक्रिय क्यों किया जा रहा है? इस स्पेस टाइम ट्रांसफर सरणी की देखरेख के लिए जिम्मेदार बड़े देवता और अमर पूर्वज सभी हैरान थे और आपस में बुदा रहे थे। थोड़ी देर बाद स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे से अचानक 3 आकृतियां उभरी। तीनों में जीनिंग, पिलसेंट और सुयूजी शामिल थे। जब वे तीनों प्रकट हुए और बाद के 2 की डाउनलोड आभा बाहर की ओर फैली तो बड़े देवता और पैतृक अमर इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। अब तक निंग के पास यात्रा का खर्च बचाने के लिए समय बर्बाद करने का कोई रास्ता नहीं था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने हर बार स्वतंत्र रूप से एरे को सक्रिय करने का विकल्प चुना। हम अब तक वास्टहेवन पैलेस के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हमें लगभग आधे साल में वहां पहुंच जाना चाहिए, निंग ने हंसते हुए कहा। बधाई हो गुरुजी, सुयूजी मुस्कुराई। आप इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हाँ, बहुत लंबा समय हो गया है। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसे वास्टहेवन पैलेस जाने की इतनी चिंता इसलिए थी क्योंकि उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। स्वूश, अचानक एक उड़ने वाला जहाज प्रकट हुआ। निंग और बाकी लोग उस जहाज में सवार हो गए और फिर तेजी से उड़ान भर ली। उन्हें लगभग आधे महीने तक उड़ना पड़ा, फिर एक प्राकृतिक स्थानिक भंवर से गुजरकर एक दूरस्थ स्थान तक पहुंचना पड़ा। आदिकालीन अराजकता से गुजरना इसी तरह था। सच तो ये है कि स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे से गुजरने में बहुत कम समय लगा। ज्यादातर समय कुछ समस्याग्रस्त स्थानों से गुजरने में लगा। गड़गड़ाहट। स्लम्बलेक तारे के काफी करीब आदिम अराजकता के क्षेत्र में स्थित एक अराजकता ग्रह था। ग्रह की सतह पर एक भयंकर युद्ध चल रहा था जिससे काफी उथल पुथल मची हुई थी। अरे, निंग को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी शक्ति के स्तर पर ये एहसास आमतौर पर काफी सटीक होते थे। रुको, निंग ने तुरंत अपने उड़ने वाले जहाज को रोक दिया और उसे दूर रख दिया। मास्टर, पिलसेंट और सुयूजी दोनों हैरान थे। वे अचानक क्यों रुक गए थे? चलो आगे देखते हैं, निंग ने कहा। लगता है उस अराजकता वाले ग्रह पर कोई लड़ाई चल रही है। पिलसेंट और सुयूजी दोनों हैरान थे। लड़ाई? तो क्या? देखने का क्या मतलब था? फिर भी दोनों में से कोई भी निंग की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। वे तुरंत निंग के पीछे पीछे उड़कर वहां पहुंच गए। 3 विश्व स्तरीय साधक और कई बड़े देवता और अमर पितृपुरुष दूर से इस युद्ध को देख रहे थे। ये स्थान स्लम्बलेक तारे, एक स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे के काफी करीब था, इसलिए काफी साधक इसे देखने आए थे। सज्जनों, उस ग्रह पर क्या हो रहा है? निंग उनके पास गया। सभी साधक हैरान होकर निंग के समूह की ओर मुड़े। उन्होंने सफेद वस्त्रधारी युवक को देखा, फिर उसके पीछे 2 आकृतियां देखीं। डाओ लॉर्ड्स, नमस्कार डाओ लॉर्ड्स। तीनों विश्व स्तरीय साधक बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। डाओ लॉर्ड्स, बड़े देवता और पैतृक अमर लोग डर से कांप रहे थे। निंग ने निर्देश दिया, मुझे उस अराजकता ग्रह पर चल रही लड़ाई के बारे में बताओ। उसके लिए उसके प्रति लगाव महसूस करने का मतलब था कि उसका खुद से कोई न कोई संबंध जरूर होगा। विश्व स्तरीय साधकों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने तुरंत कहा, तुरंत, वरिष्ठ। उसने इस श्वेत वस्त्रधारी युवक के प्रति लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह युवक विश्व स्तरीय साधक जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे 2 डाउनलॉर्ड खड़े थे। स्पष्ट रूप से इस युवक की पृष्ठभूमि असाधारण थी। उस ग्रह पर कुल 6 विश्व स्तरीय साधक हैं जो 2 समूहों में विभाजित हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं कह सकता हूँ कि 2 पक्ष हैं। निंग ने भौहें चढ़ाईं। वह 10 अरब किलोमीटर दूर से देख पा रहा था कि उस अराजकता ग्रह के ऊपर एक अकेला विश्व स्तरीय साधक था जिस पर 5 अन्य साधक हमला कर रहे थे। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। एक तरफ क्लियरविंड मंदिर है। ये पांचों मिलकर एक साझा दुश्मन, अपने प्राणघातक शत्रु वास्टहेवन पैलेस के एक विश्वस्तरीय साधक को मारने के लिए काम कर रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से अपनी बात बढ़ा दी। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। वास्टहेवन पैलेस, कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कोई संबंध महसूस हुआ। निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार की रोशनी की एक ऐसी धार में बदल गया जो अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई। रक्त बूंद से बचने के कौशल के जरिए वह एक अलग आयाम में प्रवेश कर गया और उस अराजकता ग्रह की ओर पूरी गति से बढ़ गया। अगर वास्टहेवन महल के किसी भाई को उसकी आंखों के सामने दूसरों द्वारा धमकाया जाए तो ये कितना बड़ा मजाक होगा। वरिष्ठ, ये क्लियरविंड मंदिर है। बूढ़ा आदमी घबराकर चिल्लाया। वह निंग से निकलती हत्या की मंशा को भांप सकता था। क्लियरविंड मंदिर वास्टहेवन महल के बराबर ही एक शक्ति थी। विश्व स्तरीय साधकों के लिए ऐसे संगठन अथाह विशाल और शक्तिशाली थे। गुरु सुयूजी भी एक प्रकाश की किरण में बदल गया। आसपास के सभी साधक ये सुनकर दंग रह गए कि उसने उसे गुरु कहकर संबोधित किया। क्या हो रहा था? एक डाउनलॉर्ड एक विश्व स्तरीय साधक को गुरु क्यों कहेगा? तो क्या हुआ अगर वे क्लियरविंड मंदिर के हैं? हमारे स्वामी वास्टहेवन पैलेस के हैं। पिलसेंट से एक मारक आभा निकली और वह भी प्रकाश की एक किरण में बदल गया। बूढ़ा आदमी और आसपास के विश्व स्तरीय साधक, बड़े देवता और पैतृक अमर सभी पूरी तरह से स्तब्ध थे। पुस्तक 29 अध्याय 5 वास्टहेवन पैलेस का डार्क नॉर्थ। जब तक जी निंग भिन्न आयामी सातत्य से बाहर आया तब तक वह अराजकता ग्रह के ठीक बाहर आ चुका था। क्लियरविंड मंदिर के 5 विश्व स्तरीय साधक जो अराजकता ग्रह की सतह पर उस अकेली आकृति को घेरकर उस पर हमला कर रहे थे ने तुरंत उस घुसपैठिए को देख लिया। उनके नेता, एक हृष्ट पुष्ट और लंबे विश्व स्तरीय साधक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, क्लियरविंड मंदिर एक चोर की तलाश में है। साथी ताओवादी, तुरंत चले जाओ। निंग ने एक ठंडी सिसकारी भरी जो तुरंत तलवार की रोशनी की एक धार में बदल गई। वह प्रकाश की गति से 4 गुना तेज गति से आगे बढ़ा और पूरी गति से आगे बढ़ा।
जैसे ही निंग ने चलना शुरू किया, अराजकता ग्रह पर सभी विश्व स्तरीय साधक चौंक गए। प्रकाश की गति से 4 गुना। ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर विश्व स्तरीय साधक प्रकाश की गति से दुगुनी गति से भी नहीं चल पाते थे, जब तक कि वे किसी गति आधारित गुप्त कला में विशेषज्ञता हासिल न कर लें। पहले चरण के डाउनलॉर्ड आमतौर पर प्रकाश की गति से दुगुनी गति से चल सकते थे, दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड प्रकाश की गति से तिगुनी गति से, तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड प्रकाश की गति से चौगुनी गति से और चौथे चरण के डाउनलॉर्ड प्रकाश की गति से 5 गुनी गति से चल सकते थे। बेशक ये बस सामान्य गति थी। अगर आप बचाव की तकनीकों में कुशल होते या आपके पास बचाव का अच्छा खजाना होता तो चीजें बिल्कुल अलग होती। हालांकि दोनों ही बेहद दुर्लभ थे। एक विश्व स्तरीय साधक इतनी तेज गति से कैसे चल सकता है? उसे किसी गति कला में निपुण होना चाहिए। क्लियरविंड मंदिर के 5 विश्व स्तरीय साधक तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। मैं वास्तहेवन पैलेस का डार्कनॉर्थ हूँ। निंग की ठंडी भयावह आवाज तुरंत अराजकता ग्रह के ऊपर हवा में गूंज उठी और यह उन 5 विश्व स्तरीय साधकों के दिलों पर बिजली की तरह गिरी, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए। वास्टहेवन पैलेस? अच्छा नहीं, क्या वह भाई डार्कनॉर्थ है? थके हुए और नीले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने तुरंत जोर से पुकारा, सावधान भाई डार्कनॉर्थ, उन 5 से निपटना आसान नहीं है। उसने डार्कनॉर्थ के बारे में पहले भी सुना था। वास्टहेवन पैलेस में डॉलॉर्ड सोलिस्की के अवतार ने सभी को डार्कनॉर्थ के बारे में बताया था। उन्हें बताया था कि उन्हें एक नया भाई मिला है जिसका नाम डार्कनॉर्थ है और जो सिर्फ एक ज्येष्ठ देवता है। बड़े भाई सोलिस्की ने जो कहा उसके अनुसार डार्कनॉर्थ सिर्फ एक ज्येष्ठ देवता है, लेकिन यह सही नहीं लगता। नीले वस्त्र पहने आदमी ने मन ही मन सोचा, उसे रोको, वह वास्टहेवन पैलेस का है। उसे भी पकड़ लो और दोनों को ब्लैकविंड जेल में कैद कर दो। आक्रमण करना। क्लियरविंड मंदिर के 5 साधकों को जब पता चला कि निंग वास्टहेवन महल से आया है तो उन्होंने भी तुरंत उस पर हमला बोल दिया। उनमें से 2 ने नीले वस्त्रधारी आकृति पर हमला जारी रखा, जबकि बाकी 3 निंग की ओर बढ़ने लगे। निंग तलवार की रोशनी की लकीर की तरह आगे की ओर उड़ गया। अपनी काली तलवारें भी नहीं निकाली, उसने बस उन्हें एक ठंडी नजर से देखा। धमाका। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ही ढह रहा हो। अराजकता ग्रह की सतह पर अचानक एक भयानक विस्मयकारी तलवार आशय प्रकट हुआ, जो तलवार प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हो गया। तलवार प्रकाश की अनगिनत पट्टियां संसार पर उतर आईं और 5 विश्व स्तरीय साधक भय से ऊपर की ओर देखने लगे। तलवार आशय की इस असीम वर्षा के सामने वे 5 चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? असंभव। ये तलवार इरादा। 5 विश्व स्तरीय साधक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सिर्फ तलवार इरादा इतना प्रबल क्यों था? यह आदमी उन्हें चींटियों की तरह आसानी से मिटा सकता था। पूरी तरह से भयभीत होकर 5 ने अपने हाथों में सफेद जेड मोहरें निकाली और फिर उन्हें कुचलकर बचाव की भीख मांगी। उन्होंने जवाबी हमले के बारे में सोचा भी नहीं, वे बस मदद की भीख मांगना चाहते थे। फुफ। अनंत तलवार आशय उन पर एक लहर की तरह टूट पड़ा और सभी 5 विश्व स्तरीय साधकों को दबाते हुए उन्हें डुबो दिया। तलवार आशय रुई की तरह मुलायम था और तेजी से सभी 5 विश्व स्तरीय साधकों को लपेटता गया। फिर निंग ने एक लौकी निकाली और उसे खोला, जिससे उसके मुंह से जबरदस्त चूसने की शक्ति निकली। फुफ। सभी 5 साधक तुरंत अंदर खींच लिए गए। एक विचार के साथ निंग ने आकाश से तलवार इरादे को खारिज कर दिया। जहां तक निंग का सवाल था, ये 5 विश्व स्तरीय साधक सचमुच चींटियों जैसे थे। उसके और उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि निंग जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वह पहले उन्हें पकड़ेगा, फिर बाद में तय करेगा कि उन्हें मारना है या नहीं। भाई डार्कनॉर्थ। नीला वस्त्र पहने आदमी निंग को घूर रहा था। वह इस समय कुछ स्तब्ध सा था। बड़े भाई सोलिस्की, क्या तुमने नहीं कहा था कि भाई डार्कनॉर्थ सिर्फ एक बड़े देवता थे? उनका विश्व स्तर तक पहुंचना ही एक बात थी। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? उन्हें हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उनकी तलवार की नियत ही उन सभी 5 विश्व स्तरीय साधकों को बंदी बनाने के लिए काफी थी। उनमें से 2 तो सर्वोच्च विश्व देवता थे। मेरा नाम ईस्टहर्ड है। नीला वस्त्र पहने उस आदमी ने अपनी हैरानी दबा ली जब निंग उसकी ओर बढ़ा। फिर बोला, भाई डार्कनॉर्थ, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। भाई ईस्टहर्ड, मैं वास्टहेवन पैलेस जाते हुए संयोग से इसी इलाके से गुजरा। निंग मुस्कुराया। क्या तुमने मेरे बारे में पहले भी सुना है? हाँ। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया। बड़े भाई सोलिस्की ने हमें बहुत पहले आपके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि आप एक बड़े देवता हैं जिनकी शक्ति विश्व देवता के स्तर के करीब है और आप बहुत जल्द ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप न केवल विश्व स्तर पर पहुंच गए हैं, बल्कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि मैं निःशब्द रह जाऊंगा। निंग हंसा। सचमुच? जब वह डाउलॉर्ड सोलिस्की से मिला था तो वह सिर्फ एक बुजुर्ग देवता था। क्या बड़ा भाई सोलिस्की वेवशिफ्ट दायरे से वापस आ गया है? निंग ने तुरंत पूछा। अभी नहीं। ईस्टर्ड ने सिर हिलाया और आह भरी। वह अभी भी वेवशिफ्ट दायरे में फंसा हुआ है और उसका अवतार वास्टहेवन महल की रखवाली कर रहा है। उसके अवतार ने पहले भी तुम्हारा जिक्र किया है। उफ। वेवशिफ्ट दायरा एक ऐसी संपत्ति दुनिया है जिसे एक शाश्वत सम्राट ने पीछे छोड़ दिया है और शाश्वत सम्राट वेवशिफ्ट कोई साधारण शाश्वत सम्राट नहीं था। निंग ने सिर हिलाया। वेवशिफ्ट क्षेत्र अनंत प्रदेशों के कई खतरनाक क्षेत्रों में से एक था। चौथे चरण के कई डाउनलॉर्ड्स उस स्थान पर मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक निरंतर प्रवाह उसमें प्रवेश करता रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट वेवशिफ्ट ने उस स्थान पर कुछ अविश्वसनीय खजाने छोड़े थे। सम्राट वेवशिफ्ट कोई साधारण सम्राट नहीं थे।
वे अंकगणित की कला में अविश्वसनीय रूप से कुशल थे, यहाँ तक कि उन्हें सभी अनंत प्रदेशों में नंबर 1 अंकगणित भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाता था। बाद में वह साहसिक कार्यों के लिए निकल पड़ा। उसकी संपत्ति एक बेमालिक वस्तु बन गई थी और डाउलॉर्ड्स की पीढ़ियां उसमें अपना भाग्य तलाशने के लिए निकल पड़ी थीं। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स अंकगणित में भी बहुत कुशल था। उसने वेवशिफ्ट एवरविल्ड में अपना एक स्कूल भी स्थापित कर लिया था। कई अन्य प्रमुख शक्तियां थीं जिन्हें यकीन था कि उसे सम्राट वेवशिफ्ट की विरासत में से एक जरूर मिली होगी। स्वूश स्वूश, दूर से दो आकृतियां उड़कर आईं। वे पिलसेंट और सू यूजी थे। हालांकि वे दोनों डाउलॉर्ड थे, लेकिन टेलीपोर्टिंग और उड़ान की गति दोनों में निंग से धीमे थे। दो डाउलॉर्ड। ईस्टहर्ड बुरी तरह चौंक गया। गुरुजी, क्लियरविंड मंदिर के उन लोगों का क्या हुआ? पिलसेंट ने पूछा। मास्टर, आप बहुत तेज चलते हैं। सू यूजी हंसा। निंग ने सिर हिलाया और फिर ईस्टहर्ड की तरफ देखा। ईस्टहर्ड, चलो तुरंत चलते हैं। ये जगह क्लियरविंड मंदिर के इलाके के बहुत पास है। यहाँ ज्यादा देर रुकना हमारे लिए खतरनाक होगा। ईस्टहर्ड ये सुनकर दंग रह गया कि ये दोनों डाउलॉर्ड निंग को मास्टर कहकर बुला रहे हैं। निंग की बात सुनकर उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं। चल दर। निंग ने अपना उड़ने वाला जहाज निकाला और चारों फौरन उसमें सवार हो गए। जहाज तेजी से आसमान में गायब हो गया। उड़ते जहाज पर सवार ईस्टहर्ड ने पिलसेंट और सू यूजी को घूरा, फिर निंग की ओर देखा। डाउलॉर्ड्स। ईस्टहर्ड ने निंग की ओर देखा। भाई डार्कनॉर्थ, ये दोनों डाउलॉर्ड्स तुम्हारे अनुचर हैं? क्या यह वाकई इतना आश्चर्यजनक है? मेरे स्वामी जब चाहें डाउलॉर्ड बन सकते हैं। आज भी वह हम दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं, पिलसेंट ने कहा। सू यूजी ने कहा, आपने अभी तक हमारे स्वामी की असली शक्ति नहीं देखी है। ईस्टहर्ड मन ही मन अवाक रह गया। लेकिन ये सच था, उसने सचमुच कुछ भी नहीं देखा था। अभी अभी निंग ने 5 दुश्मनों को पकड़ने के लिए अपनी तलवार की नीयत का बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। इसे असली हमला भी नहीं कहा जा सकता था। भाई ईस्टहर्ड, निंग ने तुरंत पूछा, आप क्लियरविंड टेम्पल के खिलाफ और उनके क्षेत्र में लड़ाई में कैसे पहुंच गए? क्लियरविंड मंदिर उस क्षेत्र के बेहद करीब स्थित था जहां अभी अभी युद्ध हुआ था। हालांकि वास्टहेवन पैलेस अभी भी 11 क्षेत्र दूर था। वहां पहुंचने में उन्हें अभी भी आधा साल और लगना था। ज्यादातर साधकों की उम्र को देखते हुए आधा साल कोई लंबी अवधि नहीं थी, लेकिन बिल्कुल छोटी भी नहीं थी। जिंदगी मौत की लड़ाई में अनगिनत बार मरने के लिए आधा साल काफी था। ये दोनों शक्तिशाली संप्रदाय एक दूसरे से 12 क्षेत्र दूर थे। उनके अपने अपने क्षेत्र थे और एक दूसरे के प्रति पुरानी दुश्मनी थी। उन्हें प्राणघातक शत्रु माना जा सकता था। जहां तक इस मामले की बात है तो इसका संबंध मेरे एक शिष्य से है। ईस्टहर्ड ने सिर हिलाया। 20,000 साल पहले जब मैं बाहरी दुनिया में घूम रहा था, मेरी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और बहुत दयालु भी था। मैंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे बढ़ते हुए देखा और कभी कभी गुप्त रूप से मार्गदर्शन भी दिया। किसने सोचा होगा कि वह एक ऐसा खजाना इकट्ठा कर लेगा जो क्लियरविंड मंदिर का ध्यान और पीछा आकर्षित करेगा। बेशक मुझे उसे बचाना ही था, लेकिन क्लियरविंड मंदिर इस जगह के बहुत पास है और कई विश्व स्तरीय साधक तुरंत उनकी सेना की सहायता के लिए आ गए। इसीलिए मैं एक साथ 5 लोगों द्वारा घेर लिया गया और मुझ पर हमला कर दिया गया। अगर तुम न होते भाई डार्कनॉर्थ, तो शायद मैं। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। जब मैंने क्लियरविंड मंदिर से उन 5 को पकड़ा था तो उन सभी ने ज़ैड के ताबीज तोड़ दिए थे। शायद वे किसी संकट की सूचना भेज रहे थे। पुस्तक 29 अध्याय 6 प्रेम अपना रास्ता खोज लेगा। ठीक है, वे जरूर अतिरिक्त सैनिकों को बुला रहे होंगे। ईस्टहर्ड का चेहरा गंभीर हो गया। वास्थिवन पैलेस में हमारी वापसी शायद मुश्किल होगी। मुश्किल? जी। निंग ने ईस्टहर्ड की ओर देखा। क्या कठिनाइयां हैं? पिलसेंट ने पूछा। क्लियरविंड मंदिर और हमारे वास्तिवेन महल के बीच का झगड़ा पुराना है। दोनों पक्षों ने कई वर्षों में अनगिनत शिकायतें जमा की हैं। आप हमें घातक शत्रु कह सकते हैं शायद। वे हमसे कमजोर नहीं हैं, ईस्टहर्ड ने कहा। क्लियरविंड मंदिर में 4 डाउलॉर्ड हैं, जिनमें से एक चौथे चरण का डाउलॉर्ड है, 2 तीसरे चरण पर हैं, जबकि एक पहले चरण का डाउलॉर्ड है जो केवल एक छद्म संसार गोली की बदौलत ही आगे बढ़ पाया है। अभी जब आपने हमला किया तो उन 5 विश्व स्तरीय साधकों ने संकट के संकेत भेजने के लिए अपने ज़ैड पदक तोड़ दिए। जब क्लियरविंड मंदिर अपने इतने सारे साधकों को एक साथ संकट के संकेत भेजते हुए देखेगा तो वे कम से कम तीसरे चरण के एक डाउलॉर्ड को भेजेंगे। वे चौथे चरण के अपने डाउलॉर्ड कुलपति क्लियरविंड को भी भेज सकते हैं। चौथे चरण का एक डाउलॉर्ड, पिलसेंट ने धीरे से फुसफुसाया। पास में खड़ा सू यूजी भी काफी गंभीर लग रहा था। निंग ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया। चिंता की कोई बात नहीं। सैनिकों से निपटने के लिए जनरलों का इस्तेमाल करो, बाढ़ से बचाव के लिए धरती का इस्तेमाल करो। वह काफी आश्वस्त महसूस कर रहा था। उसके साथ 5 शक्तिशाली गोलेम थे। वह सचमुच तीसरे चरण के ज्यादातर डाउलॉर्ड्स को लेकर चिंतित नहीं था। इसके अलावा ब्राइट शो किंगडम का तारा मानचित्र इतना विस्तृत था कि उसमें क्लियरविंड मंदिर के डाउलॉर्ड्स के बारे में भी जानकारी शामिल थी। क्लियरविंड मंदिर में केवल एक ही सदस्य था जो निंग के लिए खतरा बन सकता था। वह व्यक्ति था मंदिर का संस्थापक कुलपति क्लियरविंड। वह बेहद दुर्जेय था, डाउलॉर्ड सोलेस्की के बराबर। चौथे चरण के डाउलॉर्ड्स के बीच भी वह बेहद दुर्जेय था। अगर हम सचमुच इतने बदकिस्मत रहे कि पैट्रियार्क क्लियरविंड से हमारा सामना हो गया तो मेरे पास अपनी एक दाव सील इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। निंग ने मन ही मन सोचा। अगर ऐसा सचमुच हो गया
तो मैं इसे वास्तेवन पैलेस को एक जानलेवा दुश्मन से छुटकारा दिलाने में मदद करने के तौर पर ही मान लूंगा। मृत हेगेमॉन की दाव मुहरों में अथाह शक्ति थी और वे चौथे चरण के दाव लॉर्ड्स को आसानी से मार सकती थीं। अफसोस, निंग के पास ऐसी सिर्फ 2 दाव मुहरें थीं। वह उन्हें तब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहता था जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। ये चीजें आसानी से कहीं से भी नहीं खरीदी जा सकती थीं। उड़ता हुआ जहाज तेज गति से आगे बढ़ता रहा। जहाज पर सवार ईस्टर्न ने चिंता से कहा, क्लियरविंड मंदिर के डाउनलॉर्ड्स हमसे कहीं ज्यादा तेज चल सकते हैं। हमें वास्टहेवन पैलेस तक पहुंचने में आधा साल लग जाएगा, लेकिन उनके लिए हमें पकड़ने के लिए इतना समय काफी होगा। निंग ने सिर हिलाया। गति के मामले में वह तीसरे चरण के सामान्य डाउनलॉर्ड्स के लगभग बराबर था, लेकिन अगर वे उसका पीछा करना चाहते तो वे ऐसे डाउनलॉर्ड्स भेजते जो गति तकनीकों या स्थान के हेरफेर में कुशल होते। क्यों न हम कोई घुमावदार रास्ता अपना लें? निंग ने सुझाव दिया। यह एक अच्छा विचार है, पिल्सेंट ने तुरंत कहा। वैसे भी वास्टहेवन पैलेस इतना दूर नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि हम एक लंबा चक्कर लगाएं और 1-2 साल और बिताएं। इस तरह हम कुछ परेशानियों से बच सकते हैं। ठीक है। ईस्टर्न के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखी। मुझे एक और बात बतानी है, निंग ने कहा। कृपया बेझिझक कुछ भी कहें। ईस्टर्न ने हाथ हिलाया, जिससे उड़ते जहाज के बख्तरबंद डेक पर एक और आकृति प्रकट हुई। वह एक हृष्ट पुष्ट युवक था जिसकी त्वचा लाल रंग की थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं, जबकि उसका सिर पूरी तरह गंजा था। वह सचमुच एक राक्षस देवता जैसा लग रहा था जो आग की लपटों से पैदा हुआ हो। गुरुजी, युवक तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। यहाँ पर जो सज्जन हैं, वे आपके चाचा स्वामी डाकनॉर्थ हैं। ईस्टर्न ने पास में खड़ी जी निंग का परिचय कराया। मेरा आदर, अंकल मास्टर। युवक अत्यंत आदरपूर्ण था। ईस्टर्न ने आगे कहा, यह वही युवा शिष्य है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बात की थी। इसका नाम स्पैरो है और यह काफी प्रतिभाशाली है। निंग ने प्रशंसा करते हुए कहा, 20,000 वर्षों की साधना के बाद एक ज्येष्ठ देवता बनना, वह वास्तव में काफी प्रतिभाशाली है। ईस्टर्न ने कहा, मेरे इस शिष्य ने क्लियरविंड मंदिर को नाराज कर दिया क्योंकि वह अपने दाव साथी को बचाने के लिए एक निश्चित खजाने को इकट्ठा करना चाहता था। अपने दाव साथी को बचाओ। निंग का दिल अचानक कांप उठा। उसने एक बार फिर अपने सामने आग की लपटों में लिपटे युवक की ओर देखा। उसकी नजर पहले से कहीं ज्यादा कोमल हो गई थी। अभी अभी उसने मुझसे विनती की थी कि मैं उसे उसके वतन वापस भेज दूं और अपने दाव साथी को बचा लूं। ईस्टर्न ने निंग को अजीब तरह से देखा। लेकिन मेरे शिष्य का वतन क्लियरविंड मंदिर के पास वाले इलाके में है। ये पूरी तरह मुमकिन है कि हम उनके किसी दावलॉर्ड से टकरा जाएं। निंग हंसा। हाँ, मुझे लगता है क्लियरविंड टेम्पल को हमसे वापस लौटने की हिम्मत की उम्मीद नहीं होगी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन चारों में से कोई भी अंकगणित में कुशल नहीं है। हमने पहले ही एक घुमावदार रास्ता चुन लिया है। बेहतर होगा कि हम पहले युवा स्पैरो के वतन का दौरा कर लें। धन्यवाद, अंकल मास्टर डाकनॉर्थ। स्पैरो को बहुत आभार महसूस हुआ। वह वास्तव में जानता था कि उसका यह अनुरोध बहुत ज्यादा था। शुरुआत में यह एक मामूली बात थी, लेकिन बात बिगड़ती ही गई, जिससे दोनों पक्षों के विश्व स्तरीय साधक इसमें शामिल हो गए। हालांकि वह सचमुच अपने दाव साथी के बारे में चिंतित था। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा समय लिया तो उसके दाव साथी की सच्ची आत्मा बिखर जाएगी। एक चांदी का उड़ता हुआ शटल अंतरिक्ष के शून्य में प्रकाश से चमक रहा था। इस उड़ते हुए शटल में एक दावलॉर्ड बैठा था जो सुंदर चांदी के वस्त्र पहने हुए था। उसके पीछे 2 विश्व स्तरीय साधक खड़े थे जो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। क्लियरविंड मंदिर के नियम वास्तव में काफी सख्त थे। वास्टहेवन महल के अंधेरे उत्तर में चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड वहां बैठा धीरे से अपने आप से बुदाबुदा रहा था। कितनी दृष्टता है! इस डाकनॉर्थ ने सचमुच हमारे नियंत्रण वाले इलाके में हमला करने की हिम्मत की है। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है, उसके नीचे बैठे विश्व स्तरीय शिष्यों में से एक ने कहा। उसे कम मत आंको, चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने शांति से कहा। जब मैंने स्पेसटाइम के प्रवाह को उलट दिया था तो मैंने जो देखा उसके आधार पर डाकनॉर्थ सिर्फ अपनी तलवार इच्छा से ही उन 5 को हराने में सक्षम था। उसके अनुचर के रूप में उसके पास पहले चरण के 2 डाउलॉर्ड भी हैं। उसने तलवार के दाव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू लिया है। हो सकता है कि उसने सर्वोच्च दाव में भी महारत हासिल कर ली हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक विश्व स्तरीय साधक ही है। मेरे सामने आने पर उसका एकमात्र परिणाम उसकी मृत्यु ही होगी। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड पूरी तरह आश्वस्त था। वह तीसरे चरण का डाउलॉर्ड था। बर्टुलू या ईस्टकल्स जैसे लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे पहले चरण के डाउलॉर्ड न बन जाएं। उसे ज्ञान की इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त हो चुकी है कि उसके साथ कई अजीबोगरीब मुठभेड़ें हुई होंगी। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने मन ही मन सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। पहले मैं उसे पकड़ूंगा, तब तक उसके खजाने मेरे हो जाएंगे। स्वूश! एक उड़ता हुआ जहाज बर्फ से घिरे, बर्फ से ढके क्षेत्र के ऊपर उतरा। जहाज से निकले साधक थे जी निंग, पिल्सेंट, सुयूजी, ईस्टहर्ट और एल्डरगॉड स्पैरो। यह मेरे वतन के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है, स्पैरो ने कहा। यह पूरा इलाका 8 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसके नीचे एक बेहद ठंडी जगह है। मैंने अपनी दाव साथी को उस जगह की गहराई में भेजा, उसकी शक्ति पर भरोसा करते हुए उसे बर्फ में बंद कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसके शरीर में जहर का फैलाव धीमा हो जाए। निंग ने अपनी दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल किया और पाया कि सचमुच बर्फ के अंदर एक गुफा छिपी हुई थी। उसके अंदर एक औरत छिपी हुई थी जो बर्फ में बंद थी। जाओ, जल्दी करो और अपने दाव साथी को बचाओ, निंग ने हंसते हुए कहा।
मूर्ख बच्चे, तुमने मुझे अपने दाव साथी को बचाने के लिए क्यों नहीं कहा? तुम्हें मारक औषधि निकालने का जोखिम क्यों उठाना पड़ा? ईस्टर्न ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको ढूंढ नहीं सका, मास्टर, स्पैरो ने धीमी आवाज में कहा। ईस्टर्न अवाक रह गया। हालांकि वह कभी कभार अपने शिष्य को गुप्त रूप से देखता था, लेकिन उसने पिछले 20,000 वर्षों का अधिकांश समय एकांत साधना में बिताया था। जैसे जैसे उसका शिष्य अधिक शक्तिशाली होता गया, ईस्टर्न उस पर नजर रखने में कम समय लगाता गया। जब स्पैरो का दाव साथी खतरे में था, तो स्पैरो ने अपने मालिक से मदद मांगनी चाहिए थी। हालांकि वह अपने मालिक को ढूंढ भी नहीं पाया। जल्दी करो और जाओ, ईस्टर्न चिल्लाया। हाँ। स्पैरो कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने तुरंत एक चतुराई का इस्तेमाल करके बर्फीली जमीन में गहराई तक गोता लगाया। चाय की केतली उबलने में काफी समय बीत गया। अचानक बर्फ के ऊपर कहीं से दो आकृतियां प्रकट हुईं, एक लंबी और हृष्टपुष्ट, दूसरी दुबली पतली और कमसिन। लंबी वाली स्वाभाविक रूप से स्पैरो थी, जबकि दुबली पतली वाली हरे वस्त्र पहने एक महिला। दोनों के बीच स्नेह और प्रेम स्पष्ट रूप से काफी गहरा था, और इस कष्ट को एक साथ साझा करने के बाद यह और भी गहरा होता गया। शुक्रिया मास्टर, शुक्रिया अंकल मास्टर, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। स्पैरो घुटनों के बल गिर पड़ा, और उसके बगल में हरे वस्त्र पहने महिला भी। हम। ईस्टर्न ने शांति से प्रणाम स्वीकार किया। आखिरकार इस बार तो वह मरते मरते बचा था। निंग मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। ये दोनों दाव साथी फिर से मिल गए थे, लेकिन उसे और यू वेई को फिर से मिलने में कितना समय लगेगा? सू यूजी ने निंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। हालांकि मास्टर के दिल में मैं नहीं हूँ, कम से कम मैं ही तो हूँ जो उनका अनुसरण करती हूँ और सुबह से शाम तक उनके साथ रहती हूँ। बस इतना ही काफी है। तुम्हारी वजह से मुझे क्लियरविंड मंदिर के कई विश्वस्तरीय साधकों से लड़ना पड़ा। दरअसल मुझे डर है कि अब उनके डाउनलॉर्ड भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ईस्टर्न ने आगे कहा। स्पैरो, मेरे शिष्य, मुझे डर है कि क्लियरविंड मंदिर तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेगा। वे अब मेरा और तुम्हारे चाचा गुरु दोनों का पीछा कर रहे हैं, और शायद वे तुमसे भी बदला लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यही अच्छा है। मेरे साथ वास्तेवन महल चलो। जहाँ तक तुम्हारी मातृभूमि का सवाल है, तुम जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हो, ले जाओ। वास्तेवन क्षेत्र वास्तव में बहुत विशाल है। समझ गया। स्पैरो और उसके दाव साथी दोनों समझ गए। उसी दिन वे दोनों कुछ बड़े महाद्वीपों, पहाड़ों और नदियों से होते हुए दूर चले गए, और फिर निंग और ईस्टर्न के साथ इस धरती को छोड़कर वास्तेवन महल की ओर चल पड़े। पलक झपकते ही निंग और क्लियरविंड टेम्पल के बीच हुए मुकाबले को 4 साल से अधिक समय बीत गया। अंतरिक्ष के शून्य में एक रजत शटल हवा में रुका हुआ था। गुरुजी, अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम वास्तेवन क्षेत्र में होंगे। विश्व स्तरीय दो शिष्य थोड़े असहज थे। वास्तेवन क्षेत्र, चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ब्लिसविंड दूर तक देख रहा था। सचमुच आगे का क्षेत्र वास्तेवन क्षेत्र ही था। पुस्तक 29, अध्याय 7। अपनी बदकिस्मती को खुद दोष दें। गुरु, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वास्तेवन क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहिए? दोनों विश्व स्तरीय शिष्यों ने चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड की ओर देखा। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मेरे पास 2 विचार हैं, उन्हें सुनो और मुझे बताओ कि तुम कौन सा चुनोगे। पहला ये कि हम वास्तेवन क्षेत्र में प्रवेश करें, फिर वास्तेवन एववर्ल्ड के स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे पर उनका इंतजार करें। इस तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईस्टर्न और डार्क नॉर्थ किस क्षेत्र से यात्रा करते हैं, अंत में उन्हें वास्तेवन एववर्ल्ड तक पहुंचने के लिए एरे से होकर गुजरना ही होगा। वास्टेवन एववर्ल्ड वास्टेवन पैलेस का आधार था। अगर हम उस स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे के पास उनका इंतजार करें तो हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने कहा। वास्टेवन पैलेस स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे से कुछ दूरी पर है। अगर हमें खोज भी लिया जाए तो हम समय रहते भाग जाएंगे। दोनों विश्वस्तरीय शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। वे असल में दुश्मन के अड्डे में घुसने वाले थे। ये तो आत्महत्या थी। लेकिन हाँ, वास्तेवन महल का युद्ध गुरु डाउलॉर्ड अंकगणित में निपुण है। अगर उसे पता चलेगा कि हम वास्तेवन एववर्ल्ड में हैं तो वह हमारे खिलाफ साजिश रचने लगेगा। उसकी साजिशें बहुत भयानक हैं। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने आगे कहा। अगर हम बच भी गए तो भी वह हमें पकड़ लेगा। आर ठीक है। अगर डाउलॉर्ड बैटल मास्टर हमारे खिलाफ साजिश रचता है तो हम बच नहीं पाएंगे। गुरुजी, वास्तेवन एववर्ल्ड में प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा है। दोनों विश्व स्तरीय शिष्यों ने उनसे पुनर्विचार करने का आग्रह किया। दूसरा तरीका। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में हवा में एक मुड़ा हुआ तारा मानचित्र प्रकट हुआ। तारा मानचित्र धीरे धीरे खुला और चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड उसे घूरने लगा। चाहे वे कोई भी रास्ता अपनाएं, उन्हें वास्टेवन एववर्ल्ड लौटना ही होगा। हालांकि वास्टेवन एववर्ल्ड वापस जाने के 4 संभावित रास्ते हैं, फिर भी 2 मुख्य नोड्स हैं जिनसे उन्हें गुजरना होगा। एक नोड यही है, उन आयामी तूफानों पर जहां से हम गुजरे थे। दूसरा यही है, इस भंवर सुरंग के पार। अगर वे वास्टेवन एववर्ल्ड में वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें या तो आयामी तूफानों से गुजरना होगा या इस भंवर से गुजरना होगा। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने कहा। उसके दोनों शिष्यों ने सिर हिलाया। विशाल प्रदेशों में यात्रा इसी तरह होती थी। कई ऐसे क्षेत्र थे जिनसे आप बच सकते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मोड़ ऐसे थे जिनसे बचना असंभव था। आपका एकमात्र विकल्प था कि आप धीरे धीरे उनमें से उड़ें या संभवतः टेलीपोर्ट होकर जाएं। लेकिन 2 संभावित स्थान हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। दोनों शिष्यों ने अपने गुरु की ओर देखा। तो एक चुन लो, चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने कहा। बाकी सब किस्मत पर निर्भर है।
वह हंसा। अगर वे भाग्यशाली रहे और दूसरा रास्ता चुना तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वे संयोग से उस जगह को चुन लेते हैं जिसकी हम रखवाली कर रहे हैं तो हम उनका रास्ता रोक सकेंगे। ये दोनों जगहें वास्तेवन महल से काफी दूर हैं। तब हम ज्यादा सुरक्षित स्थिति में होंगे। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने अपने दोनों शिष्यों की ओर देखा। क्या हम वास्तेवन एववल जाएं या तारा मानचित्र पर 2 नोड्स में से किसी एक पर जाएं? नोड्स, चलो नोड्स चुनते हैं। उनके दोनों शिष्यों ने तुरंत नोड्स चुन लिए। एक मूर्ख भी जानता होगा कि अगर वे वास्टेवन एववल चुनते हैं तो उन्हें स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ सकता है। तीसरे चरण के डॉलॉर्ड के रूप में उनके स्वामी की शक्ति को देखते हुए वह ईस्टर्ड और डार्कनॉर्थ को तुरंत पकड़ सकता था जैसे ही वे संरचना में उभरे और फिर तुरंत भाग गए। इस उपाय के सफल होने की संभावना ज्यादा थी, ये सच है, लेकिन वास्टेवन पैलेस के बेस पर इतना समय बिताना बहुत खतरनाक था। तो फिर हम चुनेंगे। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने खुले हुए तारा मानचित्र पर एक बिंदु पर धीरे से थपथपाया। ये जगह। दोनों शिष्यों ने तुरंत उस ओर देखा जहां गुरु ने इशारा किया था। उनके गुरु की उंगली भंवर सुरंग पर टैप कर रही थी। जी निंग के समूह ने बहुत ही घुमावदार रास्ता अपनाया था जिससे आधे साल की यात्रा लगभग 2 साल की यात्रा बन गई। आगे भंवर सुरंग है। ईस्टर्न जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था और अपने सामने खाली जगह को घूर रहा था। उसने दूर एक विशाल काले भंवर की ओर इशारा किया। भंवर से गुजरते ही हम लगभग आधे महीने में वास्टेवन पैलेस पहुंच जाएंगे। लगभग पहुंच ही गए। निंग मुस्कुराया। वास्तेवन पैलेस। उसने इस दिन का बहुत लंबा इंतजार किया था। जहाज पर स्पैरो और उसका दाव साथी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। आखिरकार इस उड़ते जहाज पर 4 और लोग भी थे। एक स्पैरो का मालिक था, दूसरा उसका चाचा मालिक और बाकी 2 डाउलॉर्ड थे। शिष्य, ईस्टर्ड ने स्पैरो की ओर देखते हुए कहा, वास्तेवन पैलेस में कोई पीढ़ीगत पदानुक्रम नहीं है। हम सब भाई हैं, इसलिए नए भाइयों को अपने साथ शामिल करते समय हम बहुत सावधानी बरतते हैं। औपचारिक सदस्यों को स्वागत का केवल एक ही ताबीज दिया जाता है और मेरा ताबीज तो मेरे पहले शिष्य को बहुत पहले ही दे दिया गया था। अभी के लिए वास्तेवन पैलेस में मेरे साथ ही रहो। ये तुम्हारे लिए एक नया संयमित अनुभव माना जा सकता है। हाँ, स्पैरो और उसके दाव साथी ने तुरंत कहा। लेकिन हाँ, तुम दोनों भाई डार्कनॉर्थ से भी एक मौका मांग सकते हो, ईस्टर्ड ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे चाचा स्वामी डार्कनॉर्थ शायद जल्द ही डाउलॉर्ड बनने वाले हैं। एक बार ऐसा हो जाने पर वे वास्तेवन महल के चौथे महल स्वामी होंगे। हमारे महल स्वामी हम सबसे कहीं ज्यादा अधिकार रखते हैं। उनके पास नए साधकों का सीधे हमारे दल में स्वागत करने का अधिकार है। स्पैरो और उसके दाव साथी दोनों ने तुरंत निंग की ओर देखा। निंग हंसा। एक बार जब वह महल का स्वामी बन गया तो उसके पास थोड़ा ज्यादा अधिकार होंगे, ये सच है, लेकिन फिर भी वह नए सदस्यों को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकता था। उन्हें हर नए सदस्य के साथ सावधानी बरतनी होगी, वरना वास्टेवन पैलेस भी कुछ दूसरे संगठनों की तरह समस्याओं और झगड़ों से भरा हुआ हो सकता है। ये बहुत बुरा होगा। अंकल मास्टर डार्कनॉर्थ। स्पैरो खुद को रोक नहीं सका और उसे पुकारा। मन के इस शिष्य के पास एक दयालु विवाद है, ईस्टर्ड ने भी कहा। मुझे पता है कि वह किस तरह का इंसान है। निंग ने सिर हिलाया। स्पैरो वाकई एक ऐसा इंसान था जो अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता था। वह अपने दाव साथी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, जिसकी निंग काफी प्रशंसा करती थी। निंग ने सिर हिलाया। मैं स्पैरो के वास्तेवन पैलेस में प्रवेश का प्रबंध कर दूंगा। धन्यवाद चाचा मालिक। गौरैया ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। जहां तक उसकी दाव साथी की बात है, ईस्टर्ड ने उसकी ओर से कुछ नहीं कहा। वास्तेवन पैलेस में लोगों की भर्ती कोई साधारण काम नहीं था। सच तो ये है कि निंग सिर्फ इसलिए मदद करने को तैयार था क्योंकि उसे स्पैरो का स्वभाव पसंद था, और उसकी दाव साथी के बारे में निंग को अभी तक नहीं पता था कि वह कैसी है। स्वाभाविक रूप से वह जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करता। गड़गड़ाहट। उड़ता हुआ जहाज सीधे भयंकर भंवर सुरंग में जा गिरा। भंवर के भीतर अंतरिक्ष पानी की धाराओं की तरह बह रहा था, जिसमें से उड़ता हुआ जहाज तेज गति से आगे बढ़ रहा था। निंग आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तीनों लोगों को बैडलैंड्स क्षेत्र से जोड़ने वाली भंवर सुरंग बेतरतीब ढंग से दिखाई देने वाली आयामी दरारों और दरारों से भरी हुई थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से अस्थिर भंवर सुरंग थी। यहाँ तक कि विश्व स्तरीय साधक भी अगर बदकिस्मत रहे तो किसी आयामी दरार में फंस सकते थे और किसी पूरी तरह से अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकते थे। हालांकि ये भंवर सुरंग बेहद स्थिर थी। विशाल भूभाग में स्थिर और अस्थिर दोनों तरह की भंवरें थीं। आमतौर पर केवल स्थिर भंवरों का ही उपयोग साधक करते थे। निकास रास्ता आगे है। उड़ने वाले जहाज ने भंवर सुरंग में 3 दिन उड़ान भरी। निंग जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था और उसे निकास द्वार के पार अंतरिक्ष के शून्य में एक अराजक ग्रह धुंधला दिखाई दे रहा था। फुश। उड़ता हुआ जहाज भंवर सुरंग से बाहर निकल आया, लेकिन ठीक इसी पल धमाका। ऐसा लगा जैसे वह किसी अवरोध से टकरा गया हो, जिससे मंद रोशनी चमक रही थी। अच्छा नहीं। निंग जहाज पर नियंत्रण कर रहा था और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ठहर जाओ। एक मधुर आवाज गूंजी जिसने तुरंत पूरे क्षेत्र को भर दिया और अंतरिक्ष को भी जमने का कारण बना दिया। दूर अस्त व्यस्त अंतरिक्ष में से एक चांदी का उड़ता हुआ शटल निकला। निंग साफ साफ देख पा रहा था कि उस चांदी के शटल में चांदी के वस्त्र पहने एक आदमी खड़ा था। उसका आभामंडल भव्य और प्रभावशाली था और वह ठंडी आंखों से निंग को घूर रहा था। ये क्लियरविंड मंदिर का डाउलॉर्ड ब्लेसविंड है। ईस्टर्ड चौंक गया। डाउलॉर्ड ब्लेसविंड, पिल्सेंट और सुयूजी के चेहरे भी थोड़े तनावग्रस्त हो गए।
इस यात्रा में दोनों ने क्लियरविंड मंदिर के बारे में काफी कुछ सीखा था और वे जानते थे कि डाउलॉर्ड ब्लेसविंड मंदिर के तीसरे चरण के डाउलॉर्ड्स में से एक है। कम से कम ये पैट्रियार्क क्लियरविंड तो नहीं है। निंग को जरा भी चिंता नहीं की। क्लियरविंड मंदिर का एकमात्र सदस्य जो उसके लिए खतरा बन सकता था वह पैट्रियार्क क्लियरविंड ही था। लेकिन अगर वह प्रकट होता तो निंग को उसे खत्म करने के लिए अपनी एक कीमती दाव सील इस्तेमाल करनी पड़ती। और इस डाउलॉर्ड ब्लेसविंड का क्या? किसी भी सील का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वास्थेवन महल का डार्कनॉर्थ और वास्थेवन महल का ईस्टहर्ड। मुझे लगता है दूर से उड़ते हुए शटल से एक चांदी के वस्त्र पहने आदमी निकला। वह धीरे धीरे आदिम अराजकता से गुजरा। उसका अंदाज भव्य और प्रभावशाली था। वास्थेवन का डार्कनॉर्थ। दरअसल आपकी सेवा में पहले चरण के 2 डाउलॉर्ड हैं। प्रभावशाली, लेकिन चूंकि आपने क्लियरविंड मंदिर को अपना दुश्मन बना लिया है इसलिए मुझे वही करना होगा जो मुझे करना है। हालांकि मैं आपसे ये जरूर पुष्टि करना चाहता हूँ, क्या आप सचमुच वास्थेवन महल के सदस्य हैं? क्लियरविंड टेम्पल की जानकारी के अनुसार वास्थेवन पैलेस के कुछ औपचारिक सदस्यों में डार्कनॉर्थ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। चूंकि डार्कनॉर्थ के पास पहले चरण के 2 डाउलॉर्ड्स उसके अनुचर थे और चूंकि उसकी तलवार की नियत ही 5 शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों को बंदी बनाने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वह निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली था कि उसे एक अप्रासंगिक और अनाम व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। तार्किक रूप से अगर वह वास्थेवन पैलेस का वास्तविक सदस्य होता तो क्लियरविंड टेम्पल को उसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया होता। ये हमारी पहली मुलाकात है। ये कहा जा सकता है कि हम कर्मों के फलस्वरूप एक दूसरे से मिले हैं। सफेद वस्त्र पहने निंग अपनी काली म्यानपीठ पर रखे अपने विमान के अगले हिस्से पर खड़ा था। मैं डार्कनॉर्थ सचमुच वास्थेवन पैलेस का सदस्य हूँ। भविष्य में क्लियरविंड मंदिर मेरा नाम अच्छी तरह याद रखेगा। भविष्य में मुझे डर है कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ने सिर हिलाया और आह भरी। मैंने तो यूं ही तुम्हारे इंतजार के लिए एक जगह चुन ली। किसने सोचा था कि मैं तुम जैसी प्रतिभा को पकड़ लूंगा? अगर तुम्हें किसी चीज के लिए दोष देना है तो अपनी बदकिस्मती को दोष दो। नहीं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। निंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बर्फ की तरह ठंडी थी। स्विश। निंग का उड़ता जहाज तुरंत ही तेज गति से चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड की ओर बढ़ा। पुस्तक 29 अध्याय 8 वास्थेवन पैलेस के अंदर। धृष्टता। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ठंडी हंसी। तुम्हें सचमुच अपनी सीमाएं नहीं पता। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ अंतरिक्ष के शून्य में सहजता से हिलाया। उसकी आस्तीनें फड़फड़ाने लगी, मानो उसके भीतर से एक काली हवा बह रही हो जो देखते ही देखते आसपास के 10 लाख किलोमीटर के इलाके को भर दे और फिर सीधे जी निंग के चार्जिंग जहाज की ओर बह रही हो। जहाज पर सवार सू यूजी और पिलसेंट दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। ईस्टहर्ड घबरा रहा था। स्पैरो और उसकी पत्नी बस देख रहे थे। बड़े देवता तो इस स्तर की लड़ाई में हिस्सा लेने के भी योग्य नहीं थे। निंग ने बस एक ठंडी सिसकारी भरी। गड़गड़ाहट। बिजली और पानी अचानक उसके अंदर से निकला। सुनहरी बिजली और जैड हरा पानी तुरंत शून्य में फूट पड़े और मानो वे एक दूसरे के पूरक रूप में एक दूसरे से लिपट गए और लगभग तुरंत ही तलवार की रोशनी में बदल गए। तलवार की रोशनी की अनंत मात्राएं उग्र रूप से एक दूसरे में विलीन हो गईं और यिन यांग तलवार क्षेत्र में विलीन हो गईं। अपने वर्तमान स्तर पर निंग का यिन यांग तलवार क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक क्रूर, बर्बर और भयानक था। चतुर्भुज बिजली और चतुर्भुज जल से निर्मित यिन यांग तलवार डोमेन द्वितीय चरण के डाउलॉर्ड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि दूसरे चरण के डाउलॉर्ड और तीसरे चरण के डाउलॉर्ड की शक्ति में काफी अंतर था, फिर भी तीसरे चरण के डाउलॉर्ड के लिए पहले चरण के डाउलॉर्ड को आसानी से मारना काफी मुश्किल था। डाउलॉर्ड ब्लेसविंड पवन के डाव में निपुण था और वह दूसरे चरण के डाउलॉर्ड्स को नजदीकी युद्ध में आसानी से मार सकता था। हालांकि वह केवल कुछ गुप्त कलाओं का उपयोग करके उन्हें दूर से ही नष्ट नहीं कर सकता था। अंततः डाउलॉर्ड ब्लेसविंड क्लियरविंड मंदिर के डाउलॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास कोई जबरदस्त शक्तिशाली गुप्त कलाएं नहीं थीं। निंग की बिजली और पानी से भरी तलवार का साम्राज्य दूसरे चरण के डाउलॉर्ड्स को मार गिराने में सक्षम था, लेकिन ये काला तूफान नहीं। जब शक्ति के ये 2 उभार आपस में टकराए, वूश, पानी और बिजली की प्रबल तलवार ने काले तूफान को बलपूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर वह बर्बर तरीके से डाउलॉर्ड ब्लेसविंड की ओर बढ़ता रहा। क्या? डाउलॉर्ड ब्लेसविंड का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। असंभव। मेरी गुप्त कला एक विश्व स्तरीय साधक की गुप्त कला से कैसे पराजित हो सकती है? ये तो सरासर मजाक था। लेकिन डाउलॉर्ड ब्लेसविंड के 2 विश्व स्तरीय शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। निंग का जहाज, ईस्टहर्ड, स्पैरो और उसके दाव साथी बेहद घबरा गए थे। अब वे भी डाउलॉर्ड ब्लेसविंड के शिष्यों की तरह ही स्तब्ध थे। तीसरे चरण के डाउलॉर्ड की गुप्त कलाएं यूं ही नष्ट हो गईं। पिलसेंट और सू यूजी ने निंग की ओर देखा। उनकी आंखें श्रद्धा और विस्मय से भरी थीं। ये तीसरे चरण का एक डाउलॉर्ड था। उनके अपने गुरु ने वास्तव में इस आकृति के खिलाफ गुप्त कलाओं की एक प्रतियोगिता जीती थी। लगता है तुम्हें वाकई कुछ भाग्यशाली मुलाकातें मिली होंगी। तुम्हारी दाव सील बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चांदी के वस्त्र पहने डाउलॉर्ड ब्लेसविंड तुरंत शांत हो गया। उसने तुरंत तय कर लिया था कि निंग ने जरूर दाव सील का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक विश्व स्तरीय साधक के पास इतनी अलौकिक शक्ति वाली कोई गुप्त कला हो सकती है। और सच में ये बात समझ में आती है। बिजली और पानी का ये तलवार इरादे वाला क्षेत्र कई कारकों का परिणाम था। इसे डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने बनाया था। गोलियों के आदर्श के 7 लीफ पल अध्यायों
के अनुसार उपयोग किया गया था और निंग की शक्तिशाली नीला फूल धुंध ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया था। यही कारण है कि इसकी इतनी जबरदस्त शक्ति है। तो फिर मेरी तलवार के नीचे मर जाओ। डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड ने अचानक अपने हाथों में एक विशाल लंबी कृपाण निकाली। फुफ, उसके चांदी के वस्त्र फड़फड़ाने लगे और वह अपनी लंबी कृपाण को दोनों हाथों से पकड़े हुए आकाश में तेजी से दौड़ पड़ा। हालांकि निंग के तलवार क्षेत्र ने उस पर भयंकर हमला किया, फिर भी डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड अविश्वसनीय वीरता के साथ आगे बढ़ा। उसकी दिव्य शक्ति बाहर की ओर प्रज्वलित हो रही थी और हमलों का पूरी तरह से प्रतिरोध कर रही थी। स्पष्ट रूप से तलवार क्षेत्र तीसरे चरण के डाओ लॉर्ड से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। वह बस उस पर थोड़ी सी संकुचित शक्ति ही डाल पाया। वह सीधे तलवार क्षेत्र से आगे बढ़ा और उसकी बर्फीली निगाहें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। ये देखकर निंग आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये यिन यांग तलवार क्षेत्र पहले से ही उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था, जो उसकी नजदीकी युद्ध क्षमताओं से भी थोड़ा ऊंचा था। अफसोस, वह फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अंततः वह अभी भी एक विश्व स्तरीय साधक ही था और तीसरे चरण के डाओ लॉर्ड के विरुद्ध उसके आक्रमण पर्याप्त नहीं थे। उसके पास बाहरी सहायता पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मर जाओ। डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड की कृपाण प्रकाश हवा की तरह चमक रही थी और वह जहाज की ओर बढ़ता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता जा रहा था। फुफ, अचानक उड़ते हुए जहाज के सामने कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक सफेद बालों वाला, बर्फीली आंखों वाला आदमी था जिसके हाथ में एक साधारण सी दिखने वाली लंबी तलवार थी। जाओ उसे पकड़ो, तलवारबाज, निंग ने कहा। हम? सफेद बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। सम्राट मिरजनो की विरासत से निंग को मिले 4 गोलेम सेवकों में वह सबसे ताकतवर था। निंग ने उसे बहुत सावधानी से बुलाया था ताकि सफलता की संभावना ज्यादा रहे। एक गोलेम। जैसे ही डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड ने अपना आक्रमण जारी रखा, उसकी नजर सफेद बालों वाले आदमी के शरीर पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गया कि यह एक गोलेम है और उसकी आंखों में लालच की एक चमक उभर आई। उसके पास न केवल वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बिजली पानी वाली दावसील थी, बल्कि उसके पास एक मजबूत गोलेम भी था। डार्कनॉर्थ नाम के इस विश्वदेवता को सचमुच कुछ विशेष अनुभव हुए होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके पास काफी खजाने होंगे। हो सकता है कि उसके पास मुझसे भी ज्यादा हों। हा, गोलेम, तुम्हें मुझे अपना स्वामी मान लेना चाहिए। डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड का आभामंडल और भी विस्तृत हो गया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसका सामना चौथे चरण के डाओ लॉर्ड के समान किसी गोलेम से होगा, क्योंकि वे बहुत मूल्यवान थे। उसे इस गोलेम की जरा भी चिंता नहीं थी। हम्फ, तलवारबाज भी डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड की ओर बढ़ा। गड़गड़ाहट। अंतरिक्ष तब फट गया जब डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड और तलवारबाज गोलेम के बीच एक अत्यंत विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया, जबकि निंग के तलवार क्षेत्र ने डाओ लॉर्ड के विरुद्ध लगातार हमले जारी रखे। तलवारबाज में तीसरे चरण के शिखर डाओ लॉर्ड जैसी शक्ति थी और वह अप्रत्याशित हमलों और हत्या की तकनीकों दोनों में कुशल था। उसकी तकनीक पूरी तरह से सम्राट मिरजनो की हाथसील तलवार कला पर आधारित थी। डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड नजदीकी मुकाबले में वाकई काफी दुर्जेय था। हालांकि वह कोई बहुत प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी उसमें तीसरे चरण के शीर्ष डाओ लॉर्ड जैसी शक्ति थी। नजदीकी मुकाबले में वह तलवारबाज से कमजोर जरूर था, जिससे लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती थी, लेकिन उसकी गुप्त कलाओं ने उसे अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद की। कितना शक्तिशाली गोलेम है! यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि यह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड ये जानकर दंग रह गया कि गोलेम का पलड़ा सचमुच भारी था, लेकिन वह मुझ पर बमुश्किल ही बढ़त बना पाता है। ये गोलेम अपने अंदर के अराजकता रत्नों का इस्तेमाल कर रहा है। एक बार इसकी ऊर्जा खत्म हो गई तो ये हार जाएगा। अरे, निंग ने दूर से अपने जहाज के ऊपर से ये देखकर भौहें चढ़ाईं। तलवारबाज तो मेरे 4 गोलेमों में सबसे ताकतवर है, फिर भी वह डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड को नहीं पकड़ पा रहा। लगता है मुझे मछुआरे और सम्राट को भी बाहर निकालना होगा। लेकिन ठीक इसी क्षण सु यूजी ने अचानक अपने दांत बींच लिए। वह निंग के ठीक बगल में खड़ी थी और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी आंखों में लाल रंग की एक किरण झिलमिला उठी। शक्ति की एक अदृश्य लहर तुरंत आकाश में फैल गई और दूर स्थित डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड की ओर बढ़ गई। दूर स्थित डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड, जो अभी भी तलवारबाज के खिलाफ लड़ाई में व्यस्त था, अचानक एक क्षण के लिए सुस्ती से आगे बढ़ा, मानो वह एक क्षण के लिए विचलित हो गया हो। झपट्टा। तलवारबाज पहले से ही बढ़त बनाए हुए था। इसी क्षण उसकी लंबी तलवार अचानक कोड़े की तरह बाहर की ओर मुड़ी और तुरंत डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड के शरीर को लपेट लिया। डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड ने छूटने के लिए जोरदार संघर्ष किया, लेकिन पहले से ही बंधे होने के कारण यह आसान काम नहीं था। अंदर आओ। तलवारबाज ने अपने हाथ में एक लौकी निकाली, फिर उससे एक शक्तिशाली आकर्षक बल उत्सर्जित किया जिसने डाओ लॉर्ड ब्लेसविंड को उसकी ओर आकर्षित कर लिया। तलवारबाज ने निंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर एक बार फिर मिरजनो पेंटिंग के भीतर संपत्ति दुनिया में वापस खींच लिया गया। नहीं, मालिक। सिल्वर शटल में सवार 2 विश्वस्तरीय शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे बिजली और पानी के उस तलवार क्षेत्र से पूरी तरह घिरे हुए थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह तलवार क्षेत्र कितना शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने जवाबी हमला करने की जरा भी हिम्मत नहीं की, जिससे निंग उन्हें भी पकड़ ले गया। हम जीत गए। ईस्टर्ट के चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास का भाव था। तब वह तो स्पैरो और उसकी पत्नी दोनों ही दंग रह गए। उन्हें लगा कि यह चाचा गुरु तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वह एक विश्व स्तरीय साधक था जिसके पास न केवल 2 डाओ लॉर्ड अनुचर थे, बल्कि वह तीसरे चरण के एक डाओ लॉर्ड को भी पकड़ पाया था। उन्होंने ऐसी शक्ति के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था।
निंग हंसा। मुझे अपने गोलेम की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। मैं अकेले तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड को नहीं हरा पाता। गोलेम भी आपकी कुल शक्ति का हिस्सा है, ईस्टर्न ने जल्दी से कहा। निंग ने फिर पास में खड़ी ज्वाला परी सू यूजी की ओर देखा। उसने उसे एक बहुत ही आत्मसंतुष्ट आंख मारी। ईस्टर्न और बाकियों ने शायद कुछ नोटिस न किया हो, लेकिन निंग उस तलवार के क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था जो इस पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था। वह उस अदृश्य शक्ति के उभार को बाहर की ओर महसूस कर पा रहा था। काफी प्रभावशाली, निंग ने मन ही मन बधाई दी। आप तीसरी सीढ़ी के डाउनलॉर्ड को हिला पाने में कामयाब रहे। अभी अभी मैंने फिक्सियन की 9वीं कला का प्रयोग किया है। मुझे दूसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स को हिला देने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। तीसरे चरण के डाउनलॉर्ड्स के लिए यह उनकी मानसिक शक्ति और उनके हृदय बल पर निर्भर करता है। अगर मुझे इस मामले में किसी दुर्जेय व्यक्ति का सामना करना पड़ा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखने से लगता है कि इस डाउनलॉर्ड ब्लेसविंड का दाव हृदय विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं था, सू यूजी ने जवाब भेजा। निंग आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। फिक्सियन द एक्सल्टेड की विरासत वाकई अविश्वसनीय थी। यह उपयोगकर्ता को समान शक्ति स्तर वाले लोगों पर वास्तव में प्रभुत्व और नियंत्रण करने की अनुमति देता था। भले ही लक्ष्य उच्च शक्ति स्तर पर हो, फिर भी इसका उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता था। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जिसके हृदय विशेष रूप से शक्तिशाली हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए हार्टलॉर्ड सोलविंड ऐसी गुप्त कलाओं के विरुद्ध डाउनलॉर्ड ब्लेसविंड से कहीं अधिक प्रभावशाली होते, भले ही वे केवल विश्व स्तर पर ही क्यों न हों। डाउनलॉर्ड ब्लेसविंड पर कब्जा करने के बाद निंग आगे बढ़ता रहा। आधे महीने बाद वह वास्टहेवन एवरवर्ल्ड पहुंच गया। वहीं वास्टहेवन पैलेस है। ईस्टर्न ने दूर पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ओर इशारा किया। बादलों के बीच से महलों का एक समूह दिखाई दे रहा था। वास्टहेवन महल। निंग दूर स्थित वास्टहेवन महल को घूर रहा था। उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। जब से उसने 3 लोग छोड़े थे, उसे उम्मीद थी कि वह वास्टहेवन महल तक पहुंच पाएगा, और अब आखिरकार वह पहुंच ही गया था। उसका प्राइमल ट्विन आखिरकार 3 लोगों में वापस पहुंचने और भाग्य की नदी में अपने माता पिता की आत्माओं की खोज करने में सक्षम होने वाला था। पापा माँ। इस समय निंग का मन यहाँ वास्टहेवन महल में नहीं था। वह पूरी तरह से अपने दिवंगत माता पिता पर केंद्रित था। पुस्तक 29 अध्याय 9 वास्टहेवन महल के भीतर। फुसफुसाहट। जी निंग का समूह शून्य से ऊपर उठता हुआ वास्टहेवन पैलेस की ओर उड़ चला। ईस्टर्न ने कहा, मैंने पहले ही वास्टहेवन पैलेस के अन्य भाइयों को मानसिक संदेश भेज दिया है। ठीक है। निंग दूर महल की ओर देखने लगा। पिलसेंट और सू यूजी भी काफी उत्सुक थे। कैसी होगी वो जगह जहां उनके मालिक इतने लंबे समय से जाने की योजना बना रहे थे। स्पैरो और उसकी पत्नी सबसे ज्यादा घबराए हुए थे। उनके लिए वास्टहेवन पैलेस बिल्कुल एक पवित्र जगह थी। क्या वो? जैसे जैसे वे करीब आते गए, निंग को एहसास हुआ कि वास्टहेवन महल के द्वारों के आसपास कई आकृतियां जमा हो रही थीं। सबसे आगे खड़ी 3 आकृतियां डाउनलॉर्ड जैसी आभा बिखेर रही थीं। बड़े भाई सोलेस्की। निंग ने तुरंत डाउनलॉर्ड सोलेस्की को पहचान लिया, जो समूह में सबसे आगे खड़ा था। लेकिन आभा थोड़ी अलग लग रही है। यह जरूर उसका अवतार होगा। जी निंग। डाउनलॉर्ड सोलेस्की खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी आसमान में गूंज रही थी। बड़े भाई सोलेस्की। निंग खुशी से भर गया जब उसने पिलसेंट और सू यूजी को उनकी ओर नीचे उतरने के लिए प्रेरित किया। बहुत दिनों बाद मिले, और तुम तो विश्व स्तर पर पहुंच ही गए। डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने निंग की ओर देखते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर अपनी नजर पिलसेंट और सू यूजी पर घुमाई। दोनों निंग के पीछे खड़े थे, लेकिन वह उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरकार दोनों पहले से ही डाउनलॉर्ड थे। डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने कहा, यूजी, हमारी आखिरी मुलाकात को बस कुछ ही समय हुआ है। किसने सोचा था कि तुम जी निंग से भी तेज ट्रेनिंग करोगी? तुम तो पहले ही डाउनलॉर्ड बन चुकी हो। डाउनलॉर्ड सोलेस्की और सू यूजी अब तक पुराने दोस्त बन चुके थे। जब उन्होंने निंग को पढ़ाया था तो उन्होंने सू यूजी को भी कई बार मार्गदर्शन दिया था। ये सब गुरु की मदद से ही संभव हुआ है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ, सू यूजी ने कहा। और गुरु हमेशा मुझसे ज्यादा ताकतवर रहे हैं। हालांकि अब मैं एक डाउनलॉर्ड हूँ, फिर भी मैं गुरु से कमतर हूँ। भाई डार्कनॉर्थ सचमुच बहुत दुर्जेय हैं। पास खड़े ईस्टर्न ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया। मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं अभी अभी लौटा था। लेकिन क्लियरविंड मंदिर के 5 विश्व स्तरीय साधकों ने मुझे घेर लिया था। शुक्र है कि भाई डार्कनॉर्थ ने बीच बचाव किया और मेरी मदद की, जिससे मैं उस मुश्किल से बच पाया। सिर्फ अपनी तलवार की नीयत से ही वह उन 5 को आसानी से पकड़ पाया। क्लियरविंड मंदिर। डाउनलॉर्ड सोलेस्की के बगल में खड़ा एक सफेद वस्त्रधारी नीले बालों वाला आदमी अचानक भौचक्का हो गया। बैटल मास्टर, हम इन छोटी मोटी बातों पर बाद में बात कर सकते हैं, सोलेस्की ने बीच में ही टोकते हुए कहा। आज हमारे लिए सबसे जरूरी काम भाईजी निंग का औपचारिक रूप से हमारे दल में स्वागत करना है। निंग काफी भावुक हो गया। हालांकि उसने सोलेस्की के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी सोलेस्की ने उसके साथ सचमुच बहुत ईमानदारी से व्यवहार किया था। जी निंग, बैडलैंड्स क्षेत्र से यहाँ तक आना आपके लिए आसान नहीं था। उस समय सू यूजी एक एल्डर गॉड थी, लेकिन अब वह भी एक डाउनलॉर्ड बन गई हैं। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ अनुभव किया होगा, सोलेस्की ने कहा। बिल्कुल सही। निंग ने उदास होकर सिर हिलाया। जब मुझे पता चला कि तुम वेवशिफ्ट दायरे में फंस गए हो, उसके तुरंत बाद मैंने बैडलैंड्स क्षेत्र छोड़ने का फैसला किया। तार्किक रूप से मुझे बहुत पहले ही वास्टहेवन पैलेस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन बीच रास्ते में ही ब्राइट शो साम्राज्य के सर्वशक्तिमान हेगेमॉन ने अचानक मेरा अपहरण कर लिया और मुझे वहां ले गए। निंग ने कुछ भी नहीं छिपाया।
वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि ऐसी जानकारी छिपाना नामुमकिन था। उदाहरण के लिए लॉर्ड डॉनस्टार को ही लीजिए। अनंत प्रदेशों में जो भी थोड़ा बहुत जानकार था, वह जानता था कि वह कौन है। भला कौन इस बात से अनजान हो सकता है कि वह ब्राइट शो के 12 महलों में से सेबर महल का राजमहल स्वामी था। ब्राइट शो किंगडम। डाउ लॉर्ड सोलेस्की पूरी तरह से चौंक गया। ब्राइट शो किंगडम अनंत प्रदेशों की 6 प्रमुख शक्तियों में से एक था और सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हेगेमॉन को सार्वजनिक रूप से तीनों हेगेमॉन्स का नेता माना जाता था। वेद स्तर के डाउ लॉर्ड्स जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए ये तथ्य कि ब्राइट शो किंगडम कभी कभी कुछ साधकों का अपहरण कर लेता था, कोई रहस्य नहीं था। ब्राइट शो किंगडम द्वारा अपहरण किया जाना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो सकता है, लेकिन हालात को देखते हुए ये तुम्हारे लिए एक वरदान साबित हुआ, जी निंग। सोलेस्की ने उसकी ओर देखा। हाँ, सच में, ब्राइट शो किंगडम में मेरी मुलाकात पिलसेंट से हुई थी। निंग ने पास खड़े पिलसेंट की तरफ देखा। पिलसेंट थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने तुरंत कहा, मैं शायद ब्राइट शो किंगडम में मास्टर के खिलाफ लड़ने वाला पहला व्यक्ति था। दुर्भाग्य से उसने मुझे आसानी से हरा दिया। सच कहूं तो फ्लिमफेई और मुझे अपनी आज़ादी मास्टर की मदद से ही मिली। जब निंग और सोलेस्की आपस में बातें कर रहे थे, वास्टेवन पैलेस के दूसरे भाई अपने इस नए भाई का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। जब उन्होंने दोनों डाउ लॉर्ड्स को उसे मास्टर कहते सुना तो वे दंग रह गए। ऐसे राक्षस सिर्फ किंवदंतियों में ही होते थे। किसने सोचा था कि उनका सामना किसी राक्षस से होगा। भाई जी निंग अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनका कोई अच्छा गुरु नहीं रहा। सोलेस्की हंसा। ब्राइट शो किंगडम में आपको सचमुच स्वर्ग में उड़ने का मौका मिलता। हाँ, मैं आपसे बातचीत में इतना व्यस्त हो गया कि परिचय कराना ही भूल गया। आइए, ये सज्जन हमारे डाउ लॉर्ड बैटल मास्टर हैं और वे चौथे चरण के डाउ लॉर्ड भी हैं। निंग ने मुड़कर सफेद लबादा पहने लंबे नीले बालों वाले आदमी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान और एक अनोखा व्यवहार था। निंग ने तुरंत झुककर कहा, डाकनॉर्थ आपको नमस्कार करता है, बड़े भाई बैटल मास्टर। चौथे चरण का एक दाव लॉर्ड अनिवार्य रूप से एक निश्चित दाव के शिखर पर पहुंच जाता था। उसके बाद शाश्वत सम्राट का स्तर आता था। चौथे चरण के दाव लॉर्ड से निपटना कभी आसान नहीं होता था। भाई डाकनॉर्थ, मैंने एक बार अंकगणित का उपयोग करके तुम्हारा भविष्य जानने की कोशिश की थी, लेकिन पाया कि सब कुछ धुंधला था और मेरी समझ से परे था। डाउ लॉर्ड बैटल मास्टर मुस्कुराया। अब जब मैंने देखा है कि तुम्हारे पास 2 डाउ लॉर्ड अनुचर हैं, तो मैं समझ गया हूँ कि तुम कितने असाधारण हो। अगर मेरी गणना सही है तो इन दोनों डाउ लॉर्ड्स को छद्म संसार गोलियों पर निर्भर रहने के बजाय स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ना चाहिए था। वे खुद ही टूट गए। वास्तेवन महल के बाकी भाई तो जैसे अवाक रह गए। जब उन्होंने पहले चरण के 2 डाउ लॉर्ड्स देखे थे तो उन्होंने मान लिया था कि दोनों ने छद्म संसार गोलियों पर भरोसा किया होगा। जी निंग जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा होगा। वास्तेवन पैलेस को एक और शक्तिशाली भाई मिल गया है। सोलेस्की ने अगले व्यक्ति का परिचय कराया। मेरे बगल में बैठे ये सज्जन हमारे नव आरोहित दाउ लॉर्ड ब्राइटफिश हैं। अब वे द्वितीय चरण के दाउ लॉर्ड हैं। डाकनॉर्थ। दाउ लॉर्ड ब्राइटफिश ने उस पर मुस्कुराया। निंग को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन ऊपरी तौर पर उसने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया, बड़े भाई ब्राइटफिश बेहद खूबसूरत था। दिखने में वह सु यूजी जैसा ही था। ये याद रखना जरूरी है कि सु यूजी ने फेशियन द एक्सल्टेड की तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था और उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी मुस्कान ही अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। हालांकि दाउ लॉर्ड ब्राइटफिश उतना आकर्षक नहीं था, फिर भी वह वाकई बेहद खूबसूरत था और उसका शरीर भी दुबला पतला और सुंदर था। और फिर भी उसकी आभा देखकर निंग को यकीन हो गया कि वह पुरुष ही है। उसका चेहरा और शरीर किसी बेमिसाल सुंदरता जैसा था, पर वो तो मर्द था। निंग तो हैरान रह गया। ये ब्राइटफिश का अवतार है, सोलेस्की ने कहा। ब्राइटफिश खुद बाहरी दुनिया में रोमांच का अनुभव कर रहा है। वह मुझसे और बैटल मास्टर दोनों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली है। आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, बड़े भाई, डाउ लॉर्ड ब्राइटफिश ने जल्दी से कहा। सोलेस्की जोर से हंसा। बिल्कुल नहीं। जी निंग, हमारे बाकी भाइयों की बात मैं बाद में ड्रिंक्स और बातचीत के दौरान तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। निंग ने सिर हिलाया लेकिन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, 3 वुजियाओ गॉड बीस्ट्स के बारे में क्या? सब चुप हो गए। डाउ लॉर्ड सोलेस्की ने आह भरी। नॉर्थ रेस्ट। उफ, उन 3 वुजियाओ देव जानवरों ने नॉर्थ रेस्ट की जान ले ली। वास्तेवेन पैलेस उन्हें इसके लिए कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि वे बहुत पहले भाग गए थे। बैटल मास्टर अपनी अंक विद्या से उनका स्थान जान पाया था। उन तीनों को हमने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था और इस प्रकार एक प्रश्न का उत्तर मिल गया जो काफी समय से निंग को परेशान कर रहा था। इसके बाद स्वागत भोज का आयोजन हुआ, जिसमें वास्तेवन पैलेस के सभी भाई एकत्रित हुए। वे सब शराब पीते और खुशी से बातें करते। वास्तेवन महल में कोई पदानुक्रम नहीं था। हर एक सदस्य दूसरों का अच्छा भाई था। यहाँ तक कि डाउ लॉर्ड्स को भी उनकी शक्ति के कारण सम्मानपूर्वक बड़ा भाई कहा जाता था। निंग को बिल्कुल यही माहौल पसंद था और वह महसूस कर सकता था कि हर कोई उसके साथ ईमानदारी से पेश आता है। भोज के दौरान निंग को वास्तेवेन पैलेस के आधे से अधिक भाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से भी परिचय हुआ जो अभी भी बाहरी दुनिया में साहसिक कार्य कर रहे थे। भोज के बाद, जी निंग, वास्तेवेन पैलेस काफी बड़ा है। इसमें हमारे कई घर हैं जिनमें से ज्यादातर खाली हैं। ये वाला, वो वाला और वो वाला। सब चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। बस जो भी तुम्हें पसंद हो चुन लो। भोज के बाद सोलेस्की ने खुद निंग को विदा किया। तो मैं इसे चुनूंगा। निंग ने अपनी पसंद बताई। ठीक है,
आप कब चाहते हैं कि हम औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित करें? सोलेस्की ने निंग की ओर देखा। तकनीकी रूप से निंग के पास बस स्वागत का ताबीज था। वह वास्तव में वास्तेवेन पैलेस में शामिल नहीं हुआ था। 1 महीने बाद निंग ने कहा, अभी उसके सामने सबसे जरूरी काम अपने माता पिता को फिर से जिंदा करना था। ठीक है, सोलेस्की को कोई जल्दी नहीं थी। साधकों के लिए 1 महीना सचमुच कुछ भी नहीं होता। वास्टहेवन पैलेस, डार्कनॉर्थ एस्टेट के भीतर। पिलसेंट, यूजी, मुझे कुछ समय के लिए एकांत ध्यान में जाना है। अगर कोई जरूरी काम न हो तो मुझे परेशान मत करना, निंग ने निर्देश दिया। जी हाँ, गुरुजी। पिलसेंट और सुयूजी दोनों ने आदेश स्वीकार कर लिया। निंग ने सिर हिलाया, फिर अपने ध्यान कक्ष में प्रवेश किया। गड़गड़ाहट, ध्यान कक्ष के दरवाजे बंद हो गए। निंग कमल मुद्रा में बैठ गया, फिर आंखें बंद कर लीं। उसका मन पूरी तरह से दूर स्थित त्रिलोक पर केंद्रित था। 3 लोगों के बाहर आदिकालीन अराजकता। काले वस्त्र पहने जी निंग आयामों से गुजर रहे थे। वे तेजी से अपनी जगह से निकले और त्रिलोक के शून्य में पहुंच गए। फुश, काले वस्त्र पहने निंग ने एक और आयाम में कदम रखा जब वह 3 लोगों के भीतर खड़ा था और उसमें हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था। उसे त्रिलोक और उसके सार के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश किए हुए बहुत समय हो गया था। कई वर्षों से यह उसके लिए एक वर्जित क्षेत्र था। अगर उसने इसमें एक कदम भी रखने की हिम्मत की होती तो उसकी मृत्यु हो जाती और उसका दांव लुप्त हो जाता। 3 लोग, काले वस्त्र पहने निंग ने अपनी नजर 3000 बड़े लोगों और खरबों छोटे लोगों पर घुमाई। यहाँ तक कि दिव्य लोक और पाताल लोक की हर चीज उसकी नजर में समा गई। पुस्तक 29, अध्याय 10, 3 क्षेत्र। काले वस्त्र पहने जी निंग की नजर शून्य में बहती एक नदी पर टिकी थी। ये नदी भाग्य की नदी थी। भाग्य सर्वव्यापी था, सभी जीवों का अपना भाग्य था, यहाँ तक कि निंग जैसे शक्तिशाली साधकों या शक्तिशाली सनातन सम्राटों का भी अपना भाग्य था। जब तक आप जीवित हैं, आपका अपना एक भाग्य होगा। ये अनगिनत भाग्य मिलकर भाग्य के एक अंतहीन सागर का निर्माण करते हैं, जिसमें तीनों लोगों के जीवों का भाग्य उस अंतहीन सागर की एक छोटी सी धारा मात्र है। ये शून्य नदी सामान्य जीवित प्राणियों के लिए लगभग अप्राप्य थी, लेकिन निंग उस महान नदी में बहते हुए अनगिनत सच्ची आत्माओं को देखने में सक्षम था। फुफ, निंग ने नदी को खोजती हुई निगाहों से देखा। पिताजी, माँ। निंग के चेहरे पर अचानक उत्साह के भाव उभर आए। उसने 2 सच्ची आत्माओं को खोज लिया था जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास थीं। नदी की लहरों में एक साथ उठती गिरती हुई। निंग उन 2 सच्ची आत्माओं से निकलने वाली आभा से भली भांति परिचित था। वह उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। वे सच्ची आत्माएं उसके पिता और उसकी माता की सच्ची आत्माएं थीं। केवल प्रमुख शक्तियां जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूची स्नो और जी यिचुआन को देखा था, वे भाग्य की नदी में सच्ची आत्माओं के अंतहीन प्रवाह के भीतर अपनी सच्ची आत्माओं का पता लगाने में सक्षम होंगे। ठहर जाओ, निंग ने अपनी इच्छाशक्ति प्रकट की। गड़गड़ाहट, तलवार की एक अदृश्य शक्तिशाली धारा जो पानी की तरह कोमल थी, ने तुरंत भाग्य की पूरी नदी को घेर लिया, जिससे वह पूरी तरह रुक गई। भाग्य की नदी को देखना तो आसान था, लेकिन उसके भीतर से सच्ची आत्माओं को बाहर निकालना और फिर उन्हें पुनर्जीवित करना बेहद मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा करना स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाना और भाग्य के प्रवाह को बदलना था। ये स्वयं त्रिलोक के नियमों के विरुद्ध था। हालांकि निंग अब इतना शक्तिशाली था कि वह आसानी से त्रिलोक का विनाश कर सकता था। वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के कार्य को आसानी से पूरा कर सकता था। फिर भी अगर निंग के माता पिता किसी एवरवर्ल्ड में मारे गए होते तो निंग के लिए उस एवरवर्ल्ड की भाग्य नदी से उनकी सच्ची आत्माओं को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि एवरवर्ल्ड के नियमों को तोड़ने के परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर थे। ज्यादा संभावना है कि केवल शाश्वत सम्राट और असाधारण रूप से शक्तिशाली दावलॉर्ड ही उन परिणामों का विरोध कर पाएंगे। भाग्य की नदी अपनी जगह पर जम गई थी। तीनों लोगों के अनगिनत नश्वर निवासियों में से कोई भी तीनों लोगों के कानूनों को भांप नहीं सका जो उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों लोगों के ज्यादा शक्तिशाली अमर और दानव देवता ऐसा कर सकते थे। अर्धचंद्राकार दुनिया, माउंट इनहॉट। 2 आकृतियां एक दूसरे के सामने बैठी थीं और दुनिया और दाव के बारे में अनौपचारिक बातचीत कर रही थीं। अरे, भाग्य की नदी अभी रुक गई, दाढ़ी वाले नीले बालों वाले आदमी ने अचानक आश्चर्य से आवाज लगाए। सबसे अधिक संभावना है कि केवल मेरा शिष्य जी निंग ही भाग्य की नदी को रोकने में सक्षम है। पहले व्यक्ति के सामने एक सफेद बालों वाला, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति था, सुभूति। ये दोनों इस समय त्रिलोक के 2 सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। एक थे निंग के गुरु सुभूति, जिन्हें तीनों लोकों में अंतरिक्ष काल के ताओ का सर्वोच्च गुरु माना जाता था। जब से फूक्सी, शेनोंग, सुइरेन, ताओवादी त्रिपवित्रताएं, भगवान तथागत, होवेई और अन्य सभी ने इंत्युत में अपना बलिदान दिया था, सुभूति पूरे नुवा गठबंधन के नंबर 1 विशेषज्ञ बन गए थे। लेकिन इसमें जी निंग का नाम शामिल नहीं था, जो बहुत पहले ही विश्व स्तर पर पहुंच चुके थे। दूसरा आदमी सीमलेस गेट के सभी राक्षसों का स्वामी था। अब वह उनका एकमात्र नेता था, पवन राक्षस, और उसने बहुत पहले ही गति में स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार कर लिया था। दोनों ही अत्यंत उच्च स्तर के ज्ञानोदय पर थे और इस मामले में अधिकांश ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों से कहीं श्रेष्ठ थे। जब से निंग विश्व स्तर पर पहुंचा था, उसने कई तकनीकों को त्रिलोकों में वापस भेजना शुरू कर दिया था। उन तकनीकों के मार्गदर्शन से वे तुरंत ही पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए। वर्तमान में वे अंतर्दृष्टि के इतने उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे कि वे जब चाहें विश्व स्तर तक पहुंच सकते थे। यही कारण था कि वे अक्सर एक दूसरे के साथ ताओ पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठते थे। जब उनकी सभी व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी हो जाती तो वे विश्व स्तर तक पहुंच जाते। ये सचमुच जी निंग है।
विनफिएंट की दिव्य अनुभूति तुरंत तीनों लोकों में फैल गई और उसने काले वस्त्र पहने निंग को तीनों लोकों के शून्य में खड़ा पाया। वह निंग से निकल रही भव्यता की उस भव्य विस्मयकारी आभा को महसूस कर सकता था। चलो चलें, सुभूति ने उंगली हिलाई, जिससे उनके बगल में एक अंतरिक्षीय भांवर प्रकट हो गया। फुफकार, दोनों उस अंतरिक्षीय भांवर में प्रवेश कर गए, फिर निंग की ओर तेजी से बढ़े। भाग्य की नदी जम गई। माउंट लिंग दिव्य क्षेत्र की पूर्वी भूमि में बुद्ध मैत्रेय सभी से ऊपर विराजमान थे। अब वे बौद्ध संघ के नए भगवान बुद्ध थे। उनका ज्ञानोदय हमेशा से ही बहुत ऊंचा रहा था और वे स्वयं भगवान तथागत से थोड़े ही कमतर थे। जब से जी निंग ने त्रिलोक में कई नई तकनीकों का संचार किया था, तब से वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे और सुभूति तथा पवनदेव जैसे महापुरुषों के बाद दूसरे स्थान पर थे। फल फूल पर्वत, अरे ये तो मेरा छोटा प्रशिक्षु भाई है। बंदर राजा अपना खाना चबा रहा था कि अचानक उसकी आंखें जम गईं, फिर उसके चेहरे पर खुशी का भाव आया। देखने का समय हो गया है। सन वुकोंग एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और अब वे 3 लोकों के शीर्ष 10 व्यक्तियों में से एक थे। दाओवादी जेड कॉल्ड्रॉन, कुआफू, होली फ्लेम, ब्लड्सवान, अमिताभ और तीनों लोकों के अन्य विशेषज्ञों ने भी लहरों को महसूस किया और तुरंत वहां पहुंच गए। काले वस्त्र पहने निंग त्रिलोक के शून्य में खड़ा था। उसे अपने आसपास के क्षेत्र में एक लहर सी महसूस हो रही थी, क्योंकि एक के बाद एक आकृतियां उभरने लगी थीं। उनके गुरु सुभूति, उनके वरिष्ठ शिष्य भाई सन वुकोंग और सिल्वमून, बुद्ध मैत्रेय, बुद्ध अमिताभ, जेड कॉल्ड्रॉन, ब्लड्सवैन, वे सभी एक के बाद एक प्रकट होने लगे और निंग ने उनकी ओर सिर हिलाया। जहां तक इन अमर और दुष्ट देवताओं का सवाल है, वे बस दूर से देखते रहे, हस्तक्षेप करने के लिए आगे नहीं बढ़े। जब से निंग ने विश्व स्तर पर प्रवेश किया था, तब से वह लगातार उन्हें तकनीकें प्रेषित करता रहा था। सच में निंग बहुत हैरान था। तीनों लोकों के साधक जरूरी नहीं कि सभी राक्षसी प्रतिभावान हों, लेकिन कुल मिलाकर वे अन्य अराजकता लोकों के साधकों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली जरूर थे। मानव जाति के 3 सम्राट, ताओवादी 3 पवित्रताएं, तथागत, होई, बिना किसी मार्गदर्शन या विरासत के वे ज्ञानोदय की इतनी अद्भुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे कि वे सिर्फ सच्चे ईश्वर के स्तर पर होने के बावजूद ज्येष्ठ देवताओं से युद्ध करने में सक्षम थे। इसका मतलब था कि वे ज्यादातर ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों की तुलना में ज्ञानोदय के कहीं ऊंचे स्तर पर थे। अगर उन्हें अच्छी तकनीकें या अच्छे शिक्षक दिए जाते, तो मानव जाति के 3 सम्राट, ताओवादी 3 शुद्धताएं, भगवान तथागत, होई और अन्य सभी विश्व स्तरीय साधक बन सकते थे। ये समझना होगा कि बुद्ध जुइमिंग मूल रूप से बौद्ध संघ के कोई विशेष प्रभावशाली सदस्य नहीं थे। उनकी जन्मजात प्रतिभा ताओवादी 3 शुद्धताओं, तथागत और अन्य लोगों की तुलना में बहुत कमतर थी। उनके लिए सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंचना भी बहुत कठिन रहा होगा। हालांकि एक स्वर्गिक देवता के रूप में अंडमान झील में कई कठिन वर्ष बिताने के बाद उन्हें विश्व देवता नॉर्थरेस्ट की विरासत तकनीकें प्राप्त हुईं और इस प्रकार वे ज्येष्ठ देव के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हुए। यह इस बात का प्रमाण था कि अच्छी तकनीकें और अच्छे शिक्षक कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ 3 लोगों की बात नहीं थी, यहाँ तक कि निर्बाध अराजकता जगत के विशेषज्ञ जैसे एवरवुड, डेमन हार्ट, डेविल हैंड और विनफाइंड भी अत्यंत शानदार व्यक्ति थे, जो ताओवादी 3 पवित्रताओं और भगवान तथागत के बराबर थे। पंगु अराजकता जगत और निर्बाध अराजकता जगत, इससे उत्पन्न हुए सभी साधक अन्य अराजकता जगतों के साधकों से कहीं अधिक प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हैं। निंग मन ही मन चकित था। इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। अनंत आदिकालीन अराजकता रहस्यों और रहस्यों से भरी थी। कोई भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह इसे पूरी तरह समझता है। सर्वशक्तिमान हेगेमोन भी ये दावा नहीं कर सकता था। इसलिए निंग ने इस प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं लगाया। मैंने अब 5 सर्वोच्च दाव को एक साथ पूरी तरह से जोड़ दिया है। दाव लॉर्ड बनने के बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तब तक मैं कुछ अनमोल विरासतें और तकनीकें खरीद पाऊंगा, फिर उन्हें तीनों लोगों तक पहुंचाकर उन्हें मजबूत बना पाऊंगा। निंग ने मन ही मन सोचा। उसने पहले जो तकनीकें सिखाई थीं, वे सभी काफी सामान्य थीं। उसने नॉर्थरेस्ट द्वारा छोड़ी गई कुछ सामान्य तकनीकें भी सिखाई थीं, और अधिक मूल्यवान विरासतों की बात करें तो निंग ने काफी कुछ सीखा था। उसने सम्राट मिरजनो से सीखा था। तलवार महल के तलवार पगोडा में 80,000 से ज्यादा तलवार कलाओं के दर्शन किए थे और एक मृत हेगेमोन की विरासत के साथ साथ 7 लीफ पल अध्याय भी प्राप्त किया था। हालांकि उसने जीवन भर की शपथ ली थी कि वह इनमें से किसी भी बात को दूसरों को नहीं बताएगा। हालांकि वह 7 लीफ पल अध्याय का पहला अध्याय दूसरों को सिखा पाया, लेकिन वह अध्याय केवल कीमिया के ताव से संबंधित था। कितने साधकों ने वास्तव में इस ताव पर ध्यान केंद्रित किया? बहुत कम। अगर आप किसी संगठन को सचमुच मजबूत करना चाहते थे, तो आपको हर तरह की तकनीकों और विरासतों की जरूरत थी, खासकर शक्तिशाली तकनीकों और विरासतों की। यह कोई आसान काम नहीं था। आज से पहले मैं केवल सामान्य तकनीकें ही वापस भेज पाया हूँ, लेकिन त्रिलोक पहले ही नाटकीय रूप से मजबूत हो चुके हैं। गुरु और पवन दानव किसी भी क्षण विश्व स्तर पर पहुंचने वाले हैं, जबकि मैत्रेय और अन्य भी सफल हो सकते हैं। अगर मैं उन्हें बेहतर तकनीकें दे पाया, तो मेरी मातृभूमि विश्व स्तरीय साधकों की एक पूरी पीढ़ी को जन्म दे सकती है। निंग को ऐसे दिन का बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन तीनों लोगों की प्रसिद्धि सचमुच आसमान छू जाएगी। निंग का ध्यान भाग्य की नदी पर केंद्रित रहा। उसकी कोमल तलवार इच्छा अविश्वसनीय कोमलता से हिल रही थी, लेकिन उसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। उस कोमल तलवार इच्छा ने उन 2 सच्ची आत्माओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही प्रतिक्रिया शुरू हुई, भाग्य की पूरी नदी विरोध में हिलोरे मारने लगी।
निंग बेहद सावधान था। जाहिर है उसे इस प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे उसके माता पिता की सच्ची आत्माओं को कोई नुकसान न पहुंच जाए। जरा सी भी क्षति उन कमजोर सच्ची आत्माओं को तुरंत बिखरा सकती थी। हम्फ, निंग की तलवार इरादे ने उन दो सच्ची आत्माओं को सुरक्षात्मक परतों में लपेट दिया, क्योंकि ये धीरे धीरे उन दोनों को भाग्य की नदी की गहराई से खींच रहा था। गड़गड़ाहट। भाग्य की नदी से आने वाला प्रचंड प्रहार लगातार तेज होता गया। अंत में पूरी नदी उन दो सच्ची आत्माओं को थामे रखने के लिए छटपटाने लगी। हालांकि निंग की तलवार की नीयत ने लगातार बाधाओं की परतों से सच्ची आत्माओं की रक्षा की और प्रचंड प्रहार का सीधा सामना किया। फुफ, आखिरकार भाग्य की नदी के भीतर से तलवार की रोशनी का एक विशाल पिंड बाहर निकल आया। भाग्य की नदी विफल हो गई थी, इसलिए उसने जल्दी ही अपनी सामान्य शांति वापस पाली और पहले की तरह स्थिर रूप से काम करना जारी रखा। सफलता। सुभूति, विंडफाइंड, सन वुकोंग, जेड कॉल्ड्रॉन और अन्य सभी ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। डार्क नॉर्थ, बधाई। जी निंग, बधाई हो। सभी ने बधाई देने के लिए आवाज लगाए। अब जब सच्ची आत्माएं बाहर निकाल ली गई थीं, तो उनकी आत्माओं और प्रकट शरीरों को पुनर्स्थापित करने का अगला चरण आसान होगा। निंग भी अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका।